आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। शुरू करें। कैश बुक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैश बुक नाम की इस किताब का जन्म कैसे हुआ। अभी तक आपने जो जर्नल सीखा वो क्या हुआ, आप उसी एक जर्नल में हर तरीके की एंट्री डाल रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन का लॉट आपको मैंने 10 एंट्रीज का दिया, आपने सारी की सारी एक ही जर्नल बुक में डाल दी। ये कुछ इस हिसाब से हो गया कि स्कूल जाते हुए आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सबके सारे नोट्स आप एक ही किताब में लिख रहे हैं। एक ही रजिस्टर बना रखा है, उसमें लिखते चले जा रहे हैं। तो सोचिए बाद में आपको ढूंढने में कितनी दिक्कत होगी। तो हम स्कूल में क्या करते हैं, हम हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाते हैं और उसी हिसाब से हम काम करते हैं। और जिस सब्जेक्ट में ज्यादा पॉइंटर्स होने वाले हैं या ज्यादा बड़े नोट्स होने वाले हैं, उसकी हम मोटी कॉपी बना लेते हैं। यही करते हैं ना। तो बस यही सेम चीज अब हम अपना जो जर्नल हमने सीखा है पूरा का पूरा, जिसको हम जर्नल एंट्री वाला चीज बोलते हैं, उसको अब हम स्प्लिट कर देंगे उन कॉपीज में जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही प्राइम यूटिलिटी वाली कॉपीज है, जो होना ही है। जैसे अगर एक बिजनेस बना है तो माल बिकना ही है, परचेज होनी ही है, परचेज होगी तो रिटर्न होनी ही है, सेल है सेल रिटर्न होनी ही है, कैश लगेगा ही लगेगा, बैंक लगेगा ही लगेगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिनके लिए फिर हम एक ही रजिस्टर में एंट्री करने के बजाय अलग 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 बुक्स बना लेते हैं। और उसके बाद जो रह जाती हैं, जिन एंट्रीज के लिए कुछ ऐसा बहुत मेजर नहीं है, जो साल में कुछ ही होनी है, उनको हम कलेक्टिवली एक जगह लिख लेते हैं, उन्हें कहते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक। तो अब जो जर्नल हमने अब सीखा उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। अब ये ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम इस लेक्चर में कैश बुक को बेस बना के चलेंगे और फिर जितनी भी बुक्स इसमें और लिखी हुई है वो सब मैं अलग से पढ़ाऊंगी। पहले हमको ये समझना जरूरी है कि जर्नल को जब हमने तोड़ा तो हमने किन किन हेड्स में तोड़ा और उन हेड्स में किस टाइप की एंट्री हमको लिखनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब कैश बुक, जिसे हम कहते हैं कैश बुक, एक्चुअली ये कैश एंड बैंक बुक दोनों होती है। इसमें कॉलम बने होते हैं कैश की एंट्री लिखने के लिए और बैंक की एंट्री लिखने के लिए। जिस भी एंट्री में, जिस भी जर्नल की एंट्री में कैश या बैंक आ रहा है वो इसमें जाएगी, वो और कहीं नहीं जाएगी। कैश आ रहा हो, जा रहा हो, बैंक आ रहा हो, जा रहा हो, इनमें से कुछ भी होगा, उसकी एंट्री कैश बुक में जाएगी। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि क्लास में जब सब्जेक्ट वाइज आपने कॉपीज बना ली तो आप हिस्ट्री का काम ज्योग्राफी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही तो मकसद था आपका कि सब चीजें अलग अलग रहें। तो इसलिए जो एंट्री मैंने बता दी कि ये कैश बुक में जाएगी, वो और किसी भी किताब में नहीं जाएगी। परचेज बुक, जो माल आपने खरीदा। अब माल खरीदा दो तरीके से हो सकता है, नगद भी खरीदा हो सकता है और उधार भी हो सकता है। अगर नगद खरीदा था यानी कि कैश में या बैंक के थ्रू, तो वो चला गया कैश बुक में। लेकिन अगर आपने उधार माल खरीदा है, वो आएगा परचेज बुक में। तो ये हो गई क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करने के लिए एक किताब जिसका नाम है परचेज बुक। सेम अप्लाइज टू सेल बुक। माल आप नगद में भी बेच सकते हैं, उधार भी बेच सकते हैं। अगर आपने कैश या बैंक या चेक लेकर के माल बेचा है तो वो कैश बुक की एंट्री हो गई, फिर वो सेल बुक में नहीं आएगी। लेकिन अगर उधार माल बेचा है तो उसकी एंट्री यहाँ आएगी। सेम आ गई परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। जो आपने माल उधार पर बेचा था या खरीदा था, वो अगर आप वापस कर रहे हैं या वापस आ रहा है आपका, तो उसकी एंट्री आएगी यहाँ पर। और जो माल कैश में आपने खरीदा बेचा था, उसकी एंट्री चली जाएगी कैश बुक में। क्लियर हो गया। आखिरी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर है आपका छन्नी, जब छन्नी से निकालते हैं ना, तो जो तो निकल गया नीचे, वो तो या तो कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में पहुंच गया। अब जो ऊपर रह गया, जिस बेचारे के लिए कोई जगह नहीं है जाने के लिए, वो एंट्री चली जाती है जर्नल प्रॉपर में। जितनी भी इस टाइप की एंट्री होती है, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री आप डालते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब आप सोच के बता दीजिए वो कहाँ जाएगी। उसमें कैश कंपोनेंट नहीं है, कैश बुक में नहीं जाएगी। कोई सेल परचेज नहीं हो रहा है तो सेल परचेज, सेल रिटर्न कहीं नहीं जाएगी। ठीक है ना। इसका मतलब है वो कहाँ रह जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। सैलरी आउटस्टैंड कर रही है, अभी पेमेंट नहीं करी है आपने, तो सैलरी अकाउंट DR2 सैलरी आउटस्टैंडिंग, कैश का एलिमेंट नहीं है, सेल परचेज नहीं है, कहीं नहीं जाएगी, जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। जर्नल प्रॉपर के लिए भी बहुत सारी एंट्रीज बच जाती हैं। तो बस हमको ये करना है कि जो ऊपर वाली एंट्री है वो हमने रिस्पेक्टिव बुक्स में लिख ली, और जिनके लिए कोई जगह नहीं है वो जर्नल प्रॉपर में। अब हम इनमें से सारी किताबों को एक एक करके पढ़ेंगे,
इस लेक्चर में हम कैश बुक पे फोकस करने जा रहे हैं। ठीक, शुरू करें। कैश बुक अलग से कोई फॉर्मेट नहीं होता है। कैश बुक इज नथिंग बट कैश का लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट आपने सीखा है बस। अब 3 तरीके की कैश बुक बन सकती है। पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरी है डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरी है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश के बारे में बात होती है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि कैश बुक में कैश और बैंक दोनों आता है, वो आता है डबल कॉलम कैश बुक में। डबल कॉलम में हम कैश और बैंक ये दोनों की एंट्री लेते हैं, और ट्रिपल कॉलम में कैश प्लस बैंक प्लस एक कॉलम बना होता है डिस्काउंट के लिए। ये जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है मगर आईएससी में है, इसीलिए एक क्वेश्चन हम इसका भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक एक करके सारे कैश बुक्स का फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का। ये इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये पूरा एक न्यूमेरिकल है जो अभी हम सेकेंड फेज में सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन कहता था इन द बुक्स ऑफ अमिताभ चिन्नई, तो यहाँ पर आ गया ये इन द बुक्स ऑफ अमिताभ चिन्नई कैश बुक बन रही है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब है केवल कैश अकाउंट बनेगा, बैंक की एंट्री होगी तो वो भी छोड़ दी जाएगी। ये साइड हो गया डेबिट, ये साइड हो गया क्रेडिट। मैंने बोला कैश बुक हमेशा लेजर जैसी होती है, तो इसमें और आपको लेजर में कोई फर्क नहीं मिलेगा। ये हो गया डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं। फिर आ गया अमाउंट, ये हो गया हमारा पूरा डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और ये क्लियर हो गया। जब हम लेजर सीखे थे तो उसमें ये जहां एलएफ लिखा है उसकी जगह वहां जेएफ लिखा था। एलएफ टर्म यूज होता है जर्नल में। जब हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल का जो फॉर्मेट है हमारा, उसमें कॉलम बनता है एलएफ का। अब अगर इसको मैं बोल रही हूं कि ये लेजर के बराबर है, तो यहाँ एलएफ कैसे आ गया? यहाँ जेएफ आना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेजर के बराबर है तो। यहाँ एक हल्का सा ट्विस्ट है। जब हम जर्नल बना रहे थे तब हम ये बाकी किताबें कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल बुक कुछ नहीं बना रहे थे, हम केवल जर्नल बना रहे थे। अब हम जर्नल नहीं बना रहे हैं और उसकी जगह हम ये किताबें बना रहे हैं। इसका मतलब है पहले जो हम जर्नल को कहते थे बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज, अब वो चीज खत्म हो गई है। अब हम इन बुक्स को कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज। तो जो हमारी अकाउंटेंसी है वो यहां से शुरू होती है। मतलब पहली ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो जर्नल एज अ कलेक्टिव में। अब आप स्कूल में जब जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि पहले किसी कॉमन रजिस्टर में सब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कॉपीज में कॉपी करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। आपका जो सब्जेक्ट का पीरियड होता है आप वही कॉपी निकालते हैं और उसी में लिखते हैं सीधा सीधा जो भी नोट्स आपको लिखने हैं। ठीक बात है कि नहीं? डिट्टो वैसा ही जब बहुत जूनियर क्लासेस होती है, नर्सरी, केजी, प्राइम, तब एक ही कॉपी होती है उनके पास, वो उसी में सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो एडवांस होते हैं वैसे वैसे हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी। एग्जैक्टली वैसा ही है हमारा ये। तो अभी क्योंकि हम अकाउंटेंसी के प्राइमरी लेवल पे थे इसलिए हम पूरे जर्नल में एक एंट्री कर रहे थे। अब क्योंकि हम एडवांस हो चुके हैं इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्रीज को कॉपी वाइज करेंगे। हम अब कॉमन कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे। देयर इज नथिंग लाइक कॉमन कॉपी। या कैश बुक है, सेल बुक है, परचेज बुक है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। तो इसका मतलब है अब यही बन गई हमारी प्राइमरी बुक्स। अगर ये हमारी प्राइमरी बुक्स बन गई इसका मतलब यहां से पोस्टिंग होगी जहां भी होगी। तो अब इस वजह से यहां पर ये जो एलएफ है ये रखा जाएगा, क्योंकि यहीं से जाएगा ये एंट्री सेल अकाउंट में, यहीं से जाएगा ये महेश अकाउंट में, तो उसके कॉलम के ब्लॉक्स यहाँ लिखे जाएंगे। हमें इस एलएफ कॉलम का करना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है। इसको हमको सिर्फ लिखना है, दुबला सा बनाएंगे, इसको मोटा नहीं बनाते क्योंकि हमको लिखना ही नहीं होता इसमें, और इसको हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक, तो याद हमको बस ये रखना है कि अब जब हम एक बार सारी बुक्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बाद यही बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बन जाती हैं। जर्नल नाम से वो पूरा चीज कुछ नहीं रहता। जो जर्नल प्रॉपर है, जो हमारा एक रेसिड्यू अकाउंट है, जो मैंने बोला था कि छन्नी में जो बच गया उसको लिखने के लिए, उसका फॉर्मेट वही जर्नल वाला फॉर्मेट रहता है। बाकी सब किताबों का अपना अपना फॉर्मेट है। तो अभी हम सीख रहे हैं कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट हमारे लेजर अकाउंट से बिल्कुल मैच करता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो लेजर में ये वाला कॉलम है उसको जेएफ कहा जाता है और कैश बुक में इस कॉलम को एलएफ कहा जाता है, क्योंकि यहां से बुक्स आगे मूव करती हैं, ये प्राइम बुक ऑफ एंट्री बन जाती है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। सिंगल कॉलम हमें समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं डबल कॉलम के फॉर्मेट पे।
कैश बुक का एक फीचर और भी है कि कैश बुक अपने आप में जर्नल भी है और अपने आप में लेजर भी है। बाकी सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग होती है कहीं ना कहीं, लेकिन कैश बुक अपने आप में सारे ट्रांजैक्शंस भी दिखाता है, प्लस आप ये देखो एट द एंड वो बैलेंसेस भी यही दे देता है। तो प्राइम बुक ऑफ एंट्री है इसलिए जर्नल हो गया, और क्योंकि बैलेंसेस दे देता है इसलिए लेजर भी हो गया। और दूसरी चीज, कैश बुक डेली बेसिस पर लिखी जाती है, या सिंगल डबल ट्रिपल कोई भी कॉलम हो, कैश बुक को रोजाना लिखना होता है, इसलिए कभी भी इसमें बैक डेट की एंट्री नहीं डाली जाती। क्लियर? अब चलते हैं डबल कॉलम पे। ये डबल कॉलम का फॉर्मेट है। अभी हम सिर्फ फॉर्मेट्स देख रहे हैं क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल का पार्ट है जो अभी हम इन ड्यू कोर्स सॉल्व करने वाले हैं। तो अब ये फॉर्मेट देख लेते हैं। डबल कॉलम में मैंने आपको बोला कि कैश अकाउंट के साथ साथ में बैंक अकाउंट को भी हम यहीं पर कंसीडर कर लेते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, ये हो गया डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। इसका मतलब है जो एंट्री कैश की है वो भी यहीं आएंगी, जो बैंक की है वो भी यहीं आएंगी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे। ये आ गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब इसमें बाकी चीज के साथ में एक चीज जो जुड़ के आ जाती है वो है हमारी डिस्काउंट। अब डिस्काउंट या तो आपने किसी को दिया या आपने रिसीव किया। जो माल आपने बेचा उस पर आपने डिस्काउंट अलाउ किया, और जो माल आपने खरीदा उस पर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया, इस तरफ डिस्काउंट अलाउड और इस तरफ डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये कैसे याद रहेगा कि अलाउ इधर या रिसीव इधर रखना है? अब वो ऐसे याद रहेगा कि डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट या तो एक्सपेंस हो सकता है या रेवेन्यू। अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो वो आपके लिए खर्चा है, और अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए कमाई है। अगर हम अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा इस फॉर्मूला से बात करते हैं तो एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउ है जो कि एक एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखा गया है। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि आपके लिए रेवेन्यू है, उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा गया है। क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। रही बात बाकी फॉर्मेट की, तो बाकी फॉर्मेट पूरा का पूरा पहले टाइप का ही है। ये आ गया डेबिट साइड, उसमें डेट है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर एक इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर लेजर फोलियो आ गया, डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। ये है क्रेडिट साइड, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में है। ठीक, अब चलते हैं वापस से। अब हम शुरू करते हैं तीनों टाइप की कैश बुक का एक एक न्यूमेरिकल लगाना। सिंगल कॉलम लगाने से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, डबल कॉलम से तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए सिंगल कॉलम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कहां से शुरू हो रहा है, प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 फॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। तो ये हो गया अमिताभ ऑफ चेन्नई इन द बुक्स ऑफ कैश बुक सिंगल कॉलम। ठीक, फॉर्मेट आपने बना लिया। डेबिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, क्रेडिट साइड में कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल 2025 की एंट्री है। अब ये साल हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, हम चाहे तो महीना भी ना लिखे, महीना भी एक बार को ऊपर लिख दें और उसके बाद हम सिर्फ डेट लिखते रहे, पर यहाँ इन्होंने साल अलग कर दिया है और मंथ के साथ डेट हर बार लिख रहे हैं। ठीक है जी, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। कैश इन हैंड 25,000, 25,000 रुपए आपके पास नगद हाथ में है। इसका मतलब 25,000 का ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को। अब इधर लिखा जाएगा, डेबिट में लिखे, क्रेडिट में लिखे, कहाँ लिखे आपको पता है, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो ये शुरुआत के वीडियोस में दिया हुआ है, जिससे हमें बहुत क्लियर कट पता चलता है कि एसेट का बेसिक साइड क्या होता है। कैश एक एसेट है, बेसिक साइड डेबिट होता है, इसलिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डेबिट से स्टार्ट होगा। कैश इन हैंड इज 25,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। ये भी मैंने एक हैक में बताया है कि इस तरफ टू और इस तरफ बाय, इनको कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, तो हमको ये साइड हमारा टू रहेगा, बाय कैसे रखा जाएगा उसके लिए याद रखने के लिए मैंने एक तरीका बता रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, जो अभी तक हमने समझा है उसके चलते इसमें सिर्फ वो एंट्री आएंगी जिसमें कैश एसोसिएटेड है, चाहे आ रहा हो चाहे जा रहा हो। क्योंकि ये सिंगल कॉलम है इसलिए बैंक वाली एंट्रीज भी इसमें नहीं आएंगी। ठीक, शुरू। कैश सेल्स, कैश आपने कैश में माल बेचा, जर्नल एंट्री आपकी क्या होती है, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, कैश अकाउंट डीआर। तो ये हो गया आपका कैश, इसको एक पकड़ के रखेंगे हम, दूसरा एक है डीआर और एक है सीआर, ये तीन चीजें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, ये एंट्री हो गई, तो कैश डीआर टू सेल्स, यहाँ पर ये एंट्री 2,20,000 रुपए की आ गई और यहाँ ये डेट आ गई। आगे बढ़ते हैं।
डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, कैश को आपने बैंक में जमा किया, तो इससे क्या हुआ, कैश कॉलम घट गया, बैंक कॉलम बढ़ गया आपका। बैंक जो बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डीआर हो गया और कैश घट गया तो टू कैश हो गया। टू कैश का मतलब हुआ कैश को क्रेडिट करना है। कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाय बैंक 2 लाख रुपए। सिंपल शुरुआत ऐसे ही करिएगा तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जर्नल का प्रैक्टिस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इस स्टेज पर हम जर्नल को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर आगे मत बढ़िए, पीछे जाइए, जर्नल मजबूत करिए, फिर आगे आइए। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कैश डिस्काउंट 3,100। आपने क्रेडिटर को चेक इशू किया, आपने चेक इशू किया, आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, चेक की तो एंट्री ही नहीं आएगी, तो इसको काट दीजिए, ये एंट्री हमारे यहाँ काम की नहीं है। वेजेस पेड इन कैश, आप पूछोगे कहाँ जाएगी, कहीं भी जाएगी, यहाँ नहीं आएगी। सिंपल, वेजेस पेड इन कैश, जर्नल एंट्री वेजेस अकाउंट दिया टू कैश, टू कैश मतलब कैश के क्रेडिट साइड में बाय वेजेस, डेट आ गई और अमाउंट आ गया। कैश सेल्स, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स 1,80,000। अगली है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, एक बार फिर जो पहले किया था, कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट में और बाय बैंक, ये आ गई आपकी एंट्री। नेक्स्ट, पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट बिल ऑफ 265 ऑन गुड्स सोल्ड, माल आपने बेचा, माल आपने बेचा और उस पे आप ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन आपका दो तरीके का होता है, एक वो ट्रांसपोर्टेशन जो माल खरीदने पर आप पे कर रहे हैं और दूसरा वो अगर आप माल बेचने पर पे कर रहे हैं। दोनों के लिए इनवर्ड और आउटवर्ड का फर्क होता है। जब माल भीतर आ रहा है उस ट्रांसपोर्टेशन को कहा जाता है कैरेज इनवर्ड, और अगर बिका हुआ माल बाहर जा रहा है उस ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। जब हम आगे फाइनल अकाउंट से पहुंचेंगे तो ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड की प्लेसमेंट अलग अलग होती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा है इट इज पेड ऑन गुड्स सोल्ड, इसका मतलब हो गया कैरेज आउटवर्ड, खर्चा हो रहा है, हमने लिख लिया। पेड कैश फॉर रिपेयर्स, एंट्री बनेगी रिपेयर्स अकाउंट दिया टू कैश, टू कैश मतलब कैश के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में बाय रिपेयर्स अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, उधार पे माल खरीदा है, कैश का कोई नाम नहीं है, ये एंट्री ट्रांजैक्शन में नहीं आएगी, बाहर निकाल दीजिए इसको। पेड कैश टू सुनील, अब अच्छा चलो मैं पूछती हूँ आपसे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, आपने जो 6 तरीके की किताबें सीखी है, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, आपके हिसाब से ये एंट्री कहाँ जाएगी? ये परचेज की एंट्री है, उधार पे माल खरीदा है, परचेज बुक में जाएगी। अंडरस्टूड? कैश बुक में नहीं आएगी। नेक्स्ट, पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 500, 9,500 का आपने पेमेंट किया, 500 का डिस्काउंट काटा। अगर आप 3 कॉलम कैश बुक बना रहे होते तो ये 500 का डिस्काउंट भी आपकी कैश बुक में होता, क्योंकि उसमें डिस्काउंट का भी कॉलम होता है। पर सिंगल कॉलम में हमें सिर्फ और सिर्फ 9,500 से मतलब है। आपने सुनील को पैसा दिया तो सुनील अकाउंट दिया टू कैश, तो टू कैश इसका मतलब है कैश का क्रेडिट। कैश बुक में एंट्री डालते समय आप पहले कैश अकाउंट को पकड़ेंगे कि कैश डेबिट हो रहा है या कैश क्रेडिट हो रहा है, दूसरी पार्टी को सेकेंडरी देखेंगे। हमारे केस में कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बहुत अंडरस्टूड है कि हमारी एंट्री इस कॉलम में होनी है। अगर एंट्री हमारे एंट्री में कैश डेबिट हो रहा होता है तो हमको ये पता है कि एंट्री इस तरफ होनी है, नाम जो आएगा वो दूसरी पार्टी का आ जाएगा। तो यहाँ हम सुनील को पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बाय सुनील करके एंट्री आ गई। हमें प्राइमरली पता है कि एंट्री इस तरफ आनी है बिकॉज कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, कैश नहीं लिखा है, क्रेडिट नहीं लिखा, बैंक नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है। इस पे हम पहले एक लेक्चर शुरुआत में कर चुके हैं जिसको नाम था कैश क्रेडिट रूल्स। उसमें इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस थे कि अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या मानना है और क्या लिखा हो तो क्या मानना है। इस केस में ये अगर कुछ नहीं लिखा है कैश माना जाएगा और ये आ गया बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आपने नगद से पेमेंट किया। लास्ट एंट्री, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश अ डेटर 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 2,500 रुपए, आपने 45,000 का नगद उससे लिया और उसे 2,500 का डिस्काउंट आपने दिया था। डिस्काउंट का हमें कुछ नहीं करना है, जो नगद आपको मिल रहा है वो कैश बढ़ा रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, तो महेश का खाता लेके 45,000 रुपए की एंट्री डाल दीजिए। पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसमें कैश बुक में नोट कर लिया। अब क्योंकि कैश बुक को मैंने बोला जर्नल तो है ही, साथ में लेजर भी है, साफ साफ हमको दिख रहा है कि हम इसमें से इत्मीनान से बैलेंसेस भी निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। अब हम इसके बैलेंसिंग पार्ट पे चलेंगे। कैश का एक और नियम, कैश कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, उसको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है या जीरो रह सकता है ज्यादा से ज्यादा।
वो कैसे? भाई जितना आपकी हथेली में है उतना ही तो खर्च करिएगा, उससे ज्यादा कैसे खर्च कर दीजिएगा? आप बोलोगे किसी से मांग के कर देंगे, भाई तो जब मांगोगे तो मांगने की एंट्री भी तो डालोगे। मांगोगे तो जितना हाथ में है उसमें वो जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद खर्च हो जाएगा। तो इसका मतलब है कैश कभी भी निगेटिव या निगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, या पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, बस इतनी सी बात है, ये याद रखिएगा। तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा या तो डेबिट साइड में ही रहेगा या निल है तो निल रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम कैश बुक को बैलेंस करने की बात करते हैं। ये है सारा पैसा जो या तो हमारे पास शुरुआत में था और या हमने साल भर में रिसीव किया। इसका टोटल है 4,70,000 रुपए। हमने उसको यहां लिख लिया। लेजर अकाउंट आपको पता है, लेजर अकाउंट में जो नीचे दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट में ये लाइंस खींची होती हैं, ये वाली लाइंस की मैं बात कर रही हूँ, इसके भीतर जो फिगर आती है वो दोनों में सेम आती है। पर ऐसा नहीं है कि जितना था उतना सारा खर्च हो गया और बैलेंस सेम आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये साइड का टोटल कुछ भी हो सकता है, ये साइड का टोटल कुछ भी हो सकता है। जो डिफरेंस आ रहा है उसे बैलेंसिंग फिगर बना के लिख दिया जाता है, क्योंकि नियम ये कहता है कि ये हमको सेम चाहिए। अब ये सेम कैसे होगा? ये सेम तब होगा जो साइड छोटा है उसमें वो डिफरेंस वाली फिगर लिख दीजिए, बस। तो हम भी यहां पर भी हम वही करेंगे। इसका टोटल है 4,70,000 और ये वाला जो टोटल है ये यहां से यहां तक का सारे खर्चे लेकर के इसकी फिगर है 3,97,500, 3,97,500। कॉन्सेप्ट समझिए, ये वो है जो हमारे पास या था या हमने कलेक्ट किया, मतलब हमारी किटी इतने रुपए की बन गई, उसमें से 3,97,500 हमने खर्च कर दिया अलग अलग जगहों पे या बैंक में जमा कर दिया, जो भी कर दिया। अल्टीमेटली नगद हमारे हाथ में कितना बचेगा? भाई जितना हमारे पास टोटल आया उसमें से जितना चला गया उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास बच गया हाथ में। तो ये जो बैलेंस है 72,500 का, ये बैलेंस हमारे पास महीना खत्म होने के टाइम पे हाथ में बच गया और जो बचा वही अगले महीने का ओपनिंग बन गया। पिछले जब आपने ये अप्रैल शुरू किया था तो बैलेंस आपने 25,000 रुपए से शुरू किया था। इसका मतलब है कि अप्रैल से पहले जब मार्च खत्म हुआ होगा तो आखिरी डेट पे आपके पास 25,000 रुपया बचा होगा। वो एक 1 अप्रैल में आपके साथ आ गया, उसमें वो कुछ और जुड़ा कुछ निकला, कर करा करके अप्रैल एंड में 72,500 बचा आपके पास। और वो जो पैसा बचा वो 1 मई, ये वाली एंट्री देखिए, 1 मई को ओपनिंग बैलेंस बन के फिर खड़ा हो गया। और इस तरीके से महीना दर महीना बनाते जाएंगे और उसका बैलेंसिंग करते चले जाएंगे। ये बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कैश में कभी भी मैंने आपको बताया कि कमाई से ज्यादा खर्चा आप कर ही नहीं सकते। आपको चाहे उधार मांगना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, पहले आपको डेबिट साइड में लेना पड़ेगा, तब आप क्रेडिट में उसको खत्म कर पाएंगे, नहीं तो वो होगा ही नहीं। फिजिकली आप देख लीजिए कैसे हो सकता है। आपके हाथ में 1,000 रुपए है, आपको 1100 किसी को देने हैं, कैसे दोगे? आप बोलेगा 1,000 ही है ना, वो बोलेगा घर से मांग के ले आओ। तो जैसे ही आप मांग के लाए आपने इसमें जोड़ दिया, जब जोड़ा उसके बाद दिया, सिंपल सी चीज है। इसलिए समझ में आ गया, कैश एक इकलौता अकाउंट ऐसा है जिसका बैलेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का एक आसान सा न्यूमेरिकल है, हमने कंप्लीट कर लिया है। सिंगल कॉलम जनरली नहीं पूछा जाता है, जनरली डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम पूछते हैं। डबल कॉलम सीबीएसई के लिए, ट्रिपल कॉलम आईएससी बोर्ड के लिए। तो अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ऐसा ही एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने डबल कॉलम कैश बुक से। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाते हैं और क्योंकि कॉलम भी बढ़ जाएंगे, साइज भी बड़ा हो जाएगा, तो दिमाग भी हमको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपना सबका दिमाग संभाल के रखिए और पढ़ाई करते समय इस्तेमाल करिए। ठीक, चलिए अब हम करते हैं डबल कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल। अब ये है हमारा 2 कॉलम कैश बुक का प्रॉपर क्वेश्चन। धीरे धीरे एक एक चीज देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आता है फॉर्मेट। कैश बुक 2 कॉलम, इधर डेबिट और इधर छुप गया, इधर इसके पीछे यहाँ लिखा है क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। डबल कॉलम में 2 कॉलम बनते हैं, कैश का अलग एक बैंक का अलग। पहले कैश का बनता है, पीछे बैंक का बनता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक कॉलम बन गए। कॉलम बनाते समय हमको स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना होता है कि कहाँ हमको ज्यादा जगह देने की जरूरत है। ये जो एलएफ का कॉलम है ये सबसे महीन बनता है। जो अमाउंट्स का कॉलम है 1, 2 और 3 और एक ये 4, ये 4 कॉलम रीजनेबली ओके साइज के होने चाहिए, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। लाख तक की फिगर होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो उतनी फिगर के लिए जगह होनी चाहिए। पर्टिकुलर्स ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, और डेट भी उसी हिसाब से। तो हर हर चीज को कि वहां आपको क्या लिखना है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करके फिर कॉलम खींचने चाहिए, वरना देखने में बहुत अजीब लगता है। कई बार पर्टिकुलर्स में हमने बहुत जगह दे दी, अमाउंट में हमने एकदम घुसेड़ दिया बीच में, तो ना वो सुंदर दिखता है ना ये सुंदर दिखता है। जगह हमारे पास लिमिटेड होती है।
कैश बुक का क्वेश्चन हमेशा हॉरिजॉन्टल मतलब रजिस्टर को ऐसे करके बनाया जाता है, लंबाई में नहीं बन पाता वो। एक अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल और एक कैश बुक का, ये दोनों के दोनों रजिस्टर को लिटा के बनाए जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। साल है 2025, महीना हम बना रहे हैं मार्च का। मार्च 1 से शुरू होकर 31 मार्च तक। हमें ध्यान ये रखना है डबल कॉलम कैश बुक है, जहां भी कैश या बैंक इन दो एंट्रीज आएंगी, वो उन एंट्रीज को हमें क्या करना है, लेकर के जाना है हमें कैश बुक में। और उसके अलावा की कोई एंट्री है तो हमें समझना पड़ेगा कि रिलेवेंट कहाँ जाना है, नहीं जाना। हम बात करते हैं। कैश इन हैंड इज 15,000, कैश एट बैंक इज 50,000। ये दोनों ही एसेट अकाउंट है। एसेट का बेसिक साइड डेबिट होता है। 1 मार्च को बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,000 और 50,000। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ बीडी लिखा है, यहाँ सीडी लिखा है। इसके ऊपर भी मैं पहले के लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ। दूसरा, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ बाय लिखा है, ये भी मैं पहले समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैश के कॉलम में हमने लिख दिया 15,000 और बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश से माल खरीदा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश। टू कैश का मतलब हुआ कैश क्रेडिट। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड कॉलम में बाय परचेज अकाउंट। और अब यहां हमको ध्यान रखना है क्योंकि मेरे पास दो अकाउंट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, कैश का और बैंक का। अगर नगद में खरीदा है तो कैश कॉलम से कम करेंगे, और अगर चेक से खरीदा है तो बैंक कॉलम से कम करेंगे, क्योंकि यहाँ नगद लिखा है। अब इसलिए यहाँ पर ये कैश होगा। जब अगर मान लो बैंक से निकला होता तो ये बैंक का क्रेडिट है, ये कैश का क्रेडिट है। अगर बैंक में आया होता तो ये बैंक का डेबिट है और ये कैश का डेबिट है। तो इस तरीके से ध्यान रखते हुए हमें एंट्री पास करनी होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बस एक फोकस की जरूरत होती है। अब ये है डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या डिपॉजिट किया बैंक में, अंडरस्टूड है कि कैश डिपॉजिट किया। अब यहां आपके दोनों अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं। कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5,000 रुपए का। अब हमारे इसी कैश बुक में ही कैश की एंट्री भी है और यहीं पर बैंक की एंट्री भी है। हमने दोनों के कॉलम बना रखे हैं। तो इस एंट्री को कैसे समझा जाए, बैंक अकाउंट को डेबिट होना है, यानी कि बैंक अकाउंट को डेबिट होना है और लिखना क्या है, टू कैश। तो यहां लिख दिया टू कैश, और क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए बैंक कॉलम में लिख दिया 5,000। दूसरा साइड, कैश कॉलम को क्रेडिट होना है, तो कैश कॉलम, ये क्रेडिट साइड है, कैश कॉलम को हमने 5,000 से क्रेडिट कर दिया और एंट्री लिख दी बाई बैंक। ऐसी एंट्रीज को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्रीज। जिस एंट्री में कैश और बैंक यही दोनों आपस में लेन देन हो रहा हो, ऐसी एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। और उन एंट्रीज में क्योंकि वो दोनों ही साइड दिखेंगी, लेजर फोलियो वाले कॉलम में C लिख दिया जाता है। इस C यानी कि कॉन्ट्रा को लिखता हुआ C, इसके अलग नंबर होते हैं। अगर आपने वहां C नहीं लिखा तो यू आर लूजिंग सम मार्क्स। अभी आगे हमारे पास और भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, हमें दिखाई दे रही है ये वाली, जब आएगी तब हम उस पर बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। कॉन्ट्रा एंट्री अभी हम एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे, उस पर फिर से आएगी। इसको ध्यान रखिएगा, पूरी कैश बुक में ये थोड़ी सी एक अलग इंपॉर्टेंट चीज होती है। आगे चलते हैं। कैश सेल्स 10,000 ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। कैश सेल्स मतलब कि कैश बढ़ रहा है, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। अब कैश अकाउंट अगर डीआर है तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड में आ जाएगी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स 10,000 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट, इशूड चेक डेटेड 18 मार्च 2025 टू चंदर फॉर 10,000। एक 18 मार्च का डेट आपने चंदर को दिया जो कि 10,000 रुपए का था। आपने अपने यहाँ एंट्री कर ली, आपके यहाँ से बैंक कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, चंदर को आपने दिया है तो बैंक यहाँ 10,000 रुपए कम हो गया और चंदर के अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया उसको। काम खत्म। नेक्स्ट, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से कैश निकाला,
बैंक से कैश निकाला, एक बार फिर कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है क्योंकि इसमें भी कैश और बैंक है। बैंक से कैश निकाला तो आपके हाथ में कैश बढ़ रहा है और आप ही का बैंक अकाउंट घट रहा है। क्योंकि दोनों ही एसेट हैं, दोनों का ही बेसिक साइड डेबिट है, जब घटेंगे तो क्रेडिट होंगे और जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। और क्योंकि इस एंट्री में कैश और बैंक ही है और कैश बुक में इसकी एंट्री होनी है, तो इसका मतलब है कि जब हम एंट्री लिख लेंगे उसके आगे हम ब्रैकेट में सी लिखेंगे लेजर फोलियो वाले कॉलम में। अब इसकी हम पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डीआर यानी कि ये वाला कैश, डीआर मतलब ये कॉलम में एंट्री होगी कहीं पर, टू बैंक, तो यहां पर टू बैंक लिखा जाएगा और ये 2000 रुपए की एंट्री हो गई। अब दूसरे साइड से चलते हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है यानी कि ये वाला साइड बैंक का, इस कॉलम में एंट्री होगी बाय कैश लिखते हुए 2000 रुपए की एंट्री। तो ये बाय कैश लिखते हुए 2000 रुपए की एंट्री। ये जो कॉन्ट्रा एंट्री वाला सेगमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और हर क्वेश्चन में एक या दो कॉन्ट्रा जरूर आते हैं। अगर ये पोर्शन को समझने में दिक्कत आई हो, इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। और क्योंकि आपने एंट्री पूरी कर ली तो अब ये वाला सी लिखने की जरूरत है। आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। क्लियर? आगे चले। इसके बाद वो कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3000, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यूज। दामिनी से मिले आपको 3000 रुपए और उसको आपने 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनाए इसकी, दामिनी से आपको मिले कैश अकाउंट डीआर 3000 और डिस्काउंट आपने उसको अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड ये भी एक एक्सपेंस है क्योंकि आप अलाउ कर रहे हैं, इसीलिए डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज और दामिनी का अकाउंट खत्म होगा कितने से? 3100 रुपए से। ये है आपकी जर्नल एंट्री। हमने एक सेगमेंट में पढ़ा था सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री। अब ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होता है। इसमें दिख रहा है साफ साफ। हम पहले इसको सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। एक सिंपल एंट्री बनेगी कैश और दामिनी के बीच की 3000 रुपए से और दूसरी सिंपल एंट्री बनेगी डिस्काउंट और दामिनी के बीच में 100 रुपए से। एक एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू दामिनी 3000, दामिनी ने आपको 3000 नगद दिया। दूसरी एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड डीआर टू दामिनी 100 रुपए से, आपने दामिनी को 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब ये वाली जो एंट्री है, इस एंट्री में कैश फिगर है, कैश लिखा है, इसका मतलब है ये एंट्री कैश बुक में जाएगी। कैसे जाएगी? कैश अकाउंट डीआर, कैश, तो ये वाला कैश नहीं, ये वाला पकड़ेंगे क्योंकि हम डबल कॉलम करें कैश और बैंक। कैश अकाउंट डीआर और इस कॉलम में 3000 लिखने हैं हमको, ये हमने लिख दिया 3000, इधर लिख दिया टू दामिनी, ये बन गई फिगर। कॉन्ट्रा नहीं है ये। कॉन्ट्रा तब होती है जब कैश और बैंक दोनों होते हैं, यहाँ तो कैश और दामिनी है। अब दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री है डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी, इसमें ना कैश है ना बैंक है, इसका मतलब है ये नहीं। अब हम देखते हैं कि कौन सी मेन बुक में जाएगा। कैश बुक में नहीं जाएगा। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में ये एंट्री यहां आके बैठी। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट एकदम जर्नल जैसा ही होता है, बस आपको ये समझ लीजिए कि इन एंट्रीज के लिए कोई और घर नहीं है, तो ये वैसा ही जैसा आप जर्नल में डालते थे, सिंपल वैसा ही आप यहां इसको लिख देंगे। तो क्वेश्चन में हालांकि इन्होंने सिर्फ कॉलम कैश बुक मांगी है आपसे, लेकिन कई क्वेश्चंस आपको साथ में ये भी कहते हैं एंड प्रिपेयर जर्नल प्रॉपर, तो उस केस में ये नंबर, ये जो पॉइंट है, ये करना आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ क्योंकि इन्होंने जर्नल प्रॉपर नहीं मांगा है एज पर क्वेश्चन, तो आप चाहें तो ये सेगमेंट को नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर वहां जर्नल प्रॉपर लिखा होता तो ये बनना जरूरी था। अभी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन में सारे एस्पेक्ट सीखने को मिल रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं।
15 मार्च पे रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत ऑफ 2000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 75 रुपीज अगेंस्ट ड्यूज। अब निम्रत से आपको चेक रिसीव हुआ, चेक मतलब क्या हो गया, बैंक में पैसा बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डीआर कितने रुपए से, 2000 रुपए से टू निम्रत, और आपने उसको डिस्काउंट दिया जैसे पिछली एंट्री में था। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली एंट्री कैश की थी, ये वाली एंट्री बैंक की है। 75 रुपीज टू निम्रत। एक बार फिर, अब इस बार बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहां कहीं 2000 आना चाहिए और इधर निम्रत आना चाहिए, ये बन गई एंट्री, ये एंट्री डन। डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत, ना कैश है, ना परचेज, ना सेल, रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं है, जर्नल प्रॉपर, ये आ गया डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत। क्लियर, आगे चले। बहुत ही सिंपल है, बस ये है कि आप बीच बीच में फोकस नहीं छोड़ सकते अपना, कि 4 एंट्री लगा चलो यार थोड़ा टहल आते हैं, या थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, या कुछ और कर लेते हैं, कुछ खा आते हैं, तो आपका फोकस बिगड़ जाता है। क्वेश्चन अगर उठाया है तो उसको पूरा लगाइए, और उसके बाद जो आपने नेक्स्ट सोच रखा है उसके बाद करिए। बीच में ब्रेक लेने से डिस्टर्बेंस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक डेटेड 23 मार्च 2025 फ्रॉम दीपक फॉर ₹5000। अब ये चेक 18 तारीख को आपको मिला, और ये दीपक ने आपको दिया था 5000 रुपए का। चेक तो आपको आज मिल गया 18 तारीख को, लेकिन आप इसको बैंक में जमा करा पाएंगे 23 तारीख को, क्योंकि चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो 23 तारीख लिखी थी। इसका मतलब है चेक आपको आज मिल गया है, लेकिन आप उसको बैंक में जमा नहीं करा सकते। जब आप बैंक में जमा नहीं करा सकते तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट भी नहीं कर सकते। आपका बैंक बैलेंस 23 तारीख से पहले नहीं बढ़ सकता। आप 23 तारीख तक उस चेक को अपने पास रखेंगे और 23 तारीख को आप बैंक में जमा करेंगे। तो जो बैंक बढ़ेगा वो 23 तारीख को बढ़ेगा, ना कि 18 तारीख को। अब दीपक तो चेक देके चले गए, अब हम क्या करें, कहाँ रहेगा वो चेक 18 से 23 तक? वो आपकी टेबल पे रहेगा, आपके ड्रॉर में रहेगा, आपके लॉकर में रहेगा। इसका मतलब है वो चेक 23 तारीख तक आपके हाथ में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। उसके बाद आप उसको बैंक में जमा करेंगे। तो जो चीज आपके हाथ में है उसको हम बैंक अकाउंट डीआर तो कर ही नहीं सकते 23 तारीख से पहले। इसके लिए एक अकाउंट हेड बनता है चेक इन हैंड। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, 5 दिन के लिए बना है। 5 दिन के बाद यही खाता खाली होकर बैंक में चला जाएगा, क्योंकि आप चेक को बैंक में डाल देंगे। मगर क्योंकि दीपक आपको आज दे रहा है, तो इसकी एंट्री आप आज की डेट में पकड़ेंगे। चेक इन हैंड फ्रॉम दीपक 5000 रुपए। तारीख क्या है, 18 मार्च। अब ये कैश नहीं है, ये आज बैंक भी नहीं है, बैंक बनेगा 23 को। सेल परचेज रिटर्न तो ये है ही नहीं। राइट, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर की तीसरी एंट्री, चेक इन हैंड डीआर टू दीपक। अब 23 तारीख को क्या होगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये जो चेक इन हैंड जो दीपक दे गया और आपने अपनी पॉकेट में रख लिया, 23 तारीख को आप इसको पॉकेट से निकालेंगे और बैंक में भेजेंगे, तब बैंक बढ़ेगा। अब उस स्टेज पर क्या होगा, दीपक तो अपना पेमेंट देके चला गया, दीपक तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। आपने दीपक के खाते को किस खाते के अगेंस्ट में सेटल किया था, चेक इन हैंड के खाते में। तो आपके पास एक नया अकाउंट खड़ा हो गया चेक इन हैंड। अब टाइम आ गया उस अकाउंट को खत्म करने का। अब जो आप बैंक में जमा करा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक आपका 5000 रुपए से बढ़ जाएगा, उसके अगेंस्ट में जो खाता कम हो रहा है उसका नाम है चेक इन हैंड। चेक इन हैंड भी एक एसेट अकाउंट है, बिकॉज एक एसेट है, एक बिलोंगिंग है जो आपके पास रखी है। तो जब वो चेक आपके पास आया था, आपने इस अकाउंट को बढ़ा लिया, आज वो चेक आपके पास से जा रहा है, इस अकाउंट को घटा दीजिए, सिंपल। तो टू चेक इन हैंड। तो बैंक का और दीपक का कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, बैंक का बनेगा चेक इन हैंड से, क्योंकि पीछे चेक इन हैंड का बना था दीपक से। अब इसकी पोस्टिंग, क्योंकि बैंक है इसलिए कैश बुक में आएगा ही आएगा। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, कहीं 5000 आएगा इस लाइन में, और इधर आएगा टू चेक इन हैंड। ये बन गई एंट्री। क्लियर, कोई डाउट? चेक इन हैंड है
कैश नहीं है जो कॉन्ट्रा बन जाए। कॉन्ट्रा एंट्री तभी बनेगी जब बैंक और कैश के बीच का काम होगा, वरना जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहिए। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इशूड चेक ऑफ 2500 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 125। आपने चंदर को 2500 का चेक दिया, उसने आपको डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले आपके बैंक से कितने पैसे निकल रहे हैं? 2500 रुपए। आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, वो भी एक रेवेन्यू आइटम होगी। अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, तो जो रेवेन्यू है वो क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट आपको मिल रहा है इसलिए रेवेन्यू है, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। और ऊपर चंदर का जो अकाउंट है, चंदर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2625 से। एक बार फिर ये बन गई हमारी कंपाउंड एंट्री, जिसको हम सिंपल एंट्री में स्प्लिट करेंगे। चंदर और बैंक की एंट्री बनेगी 2500 से, और चंदर और डिस्काउंट की एंट्री बनेगी 125 रुपए से। हमारे पास दो एंट्री हो जाएंगी। पहली एंट्री बनेगी चंदर अकाउंट DR टू बैंक 2500, दूसरी बनेगी चंदर अकाउंट DR टू डिस्काउंट रिसीव्ड 125। ये दो एंट्री बनेंगी। आपको बहुत सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि पहली वाली एंट्री में पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट के इस तरफ एंट्री आएगी। यहां कहीं एंट्री आएगी 2500 की। ये देखिए बाय चंदर, ये 2500 की एंट्री आ गई। ये एंट्री डन। और चंदर टू डिस्काउंट, ना कैश है, ना बैंक है, ना परचेज, ना सेल, ना रिटर्न, तो ये एंट्री आ गई यहाँ चंदर टू डिस्काउंट रिसीव्ड 125 रुपए। ये एंट्री क्लियर आया समझ में? आप ये देखो कितने इत्मीनान से करने वाली चीज है, ये हड़बड़ाने वाली चीज नहीं है। हड़बड़ा के आप गलत करोगे, गलत करने से नंबर खोते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई, भाई नंबर कम आ गए। गलत करने से आपका अपना कॉन्फिडेंस खोता है, सही करने से आप अपने कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट रखते हैं, उसे गेन करते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अननेसेसरी की गलतियां मत करिए, क्योंकि वो हमें हर बार एक सॉरी स्टेज में लाके खड़ा कर देती हैं। यार सॉरी यार, ध्यान नहीं दिया मैंने, गलती हो गई। क्या जरूरत है? जितनी बार हमको सॉरी बोलना पड़ता है उतनी बार हमारा कॉन्फिडेंस शैटर होता है, टूटता है। हमें क्यों तोड़ना है उसको? गलती की है, सॉरी बोलिए, मगर कोशिश करिए कि गलती ही ना हो। तो ये वही सिचुएशन है। इत्मीनान से फोकस करके करिए। भगड़ 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 क्यों करना है? भगड़ भगड़ सिंपल से, कितना मजा भी आ रहा है करने में, दिमाग भी लग रहा है ओ याओ ये बात सही है, हाँ ये एक एलिमेंट आया, कुछ नया आएगा। वही भगड़ भगड़ करेंगे, आपको अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देंगी। आपको लगेगा यार सब तो एक जैसा ही दिख रहा है, जबकि एक जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ गया ये विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब अपने लिए मालिक निकाल रहा है। जब अपने लिए निकाल रहा है तो उसे कैश निकालना नहीं बोलते, उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। उस केस में ड्रॉइंग्स अकाउंट DR होता है। और क्योंकि बैंक से निकाल रहा है तो पैसा तो बैंक से ही कम हो रहा है, लेकिन गल्ले में नहीं आ रहा, ऑफिस के कैश बॉक्स में नहीं आ रहा, वो अपने घर ले जा रहा है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट DR। कितने रुपए से? 1500 रुपए से। तो ये कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये नॉर्मल एंट्री है जिसमें बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। एक बार फिर बैंक इस तरफ वाला आ जाएगा, क्रेडिट वाला आ जाएगा। और ये ड्रॉइंग्स आ गई 1500 रुपए की, इधर बाय ड्रॉइंग्स लिख दिया, काम खत्म हो गया। यही अगर कैश ले जाता अपने घर तो हम कैश कॉलम पे बात करते। अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, मार्च 28 वाली। सोल्ड गुड्स टू अशोक 40,000। अशोक को 40,000 का माल बेचा। कैश क्रेडिट रूल्स पे एक लेक्चर है, वो ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार वही बीच में आ रहा है। अशोक को माल बेचा, कैश क्रेडिट रूल्स जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें साफ साफ लिखा है, अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ है और कैश नहीं लिखा हुआ है तो ये माल उधार पे बेचा गया है। अब क्योंकि ये माल उधार पे बेचा है, देखो कैश सोल्ड गुड्स टू अशोक 40,000, इसमें नगद कहीं नहीं लिखा है और अशोक का नाम लिख रखा है, इसका मतलब ये अशोक को उधार में बेचा है। इसका मतलब ये आपकी जो प्राइमरी बुक्स आपने पढ़ी है कैश बुक में नहीं आएगा, क्योंकि नगद का काम नहीं है, परचेज नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, सेल है। ये सेल बुक में एंट्री आएगी। सेल बुक में वो एंट्री आती है जो माल आपने बेचा है और उधार पे बेचा है, ये उसका एकदम परफेक्ट केस है, इसलिए ये यहाँ नहीं आएगा, ना जर्नल प्रॉपर में आएगा। जर्नल प्रॉपर में वो चीजें आती हैं जो बाकी की किताबों में कहीं जगह नहीं मिलती, मगर ये तो प्रॉपर सेल बुक की एंट्री है, तो यहाँ ये नहीं आएगी, सेल बुक में जाएगी। अंडरस्टूड? वेरी नाइस। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंदर, सेम यही है, परचेज बुक की एंट्री है। अब देखो माल खरीदा, चंदर से खरीदा, 50,000 में खरीदा, नगद तो कहीं लिखा ही नहीं है। कैश क्रेडिट रूल्स का जो लेक्चर है वो ध्यान से देख लेना, बिकॉज उसकी बहुत जरूरत लग रही है यहाँ पर।
परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर 50,000, ये क्रेडिट परचेजेस हैं, ये परचेज बुक में एंट्री जाएगी और कहीं नहीं आएगी। लास्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक 2,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अशोक ने आपको 2,000 का चेक दिया और आपने उसको बैंक में जमा करा दिया। सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू अशोक। तो ये बैंक अकाउंट, ये डीआर यहां पर इस कॉलम में आना चाहिए, ये आ गया 2,000 टू अशोक। परफेक्ट, प्यारा क्वेश्चन था। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी, मैं इसको एक बार स्क्रीन बड़ा करके क्वेश्चन अलग से आपको दे दूंगी, आप इसका क्वेश्चन बनाना, कैश बुक बनाना, साथ में जनरल प्रॉफिट बनाना, फिर यहीं आकर के मिलान करना। तो आपको बहुत बारीकियां हैं इस क्वेश्चन में, कहीं डेट की बारीकी है, कहीं कुछ चीजें हैं, तो आप जब अच्छे से लगाओगे तो आप रियली एंजॉय करोगे। सोल्यूशन आपके पास है, इससे सोचने की बात नहीं है। अब हम लोग अपने अकाउंट की एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं। अब कैश को कैश से बैलेंस करेंगे और बैंक को बैंक से। जैसे ओपनिंग में हमने देखा था, हमारे पास कैश का बैलेंस भी था और बैंक का भी था, इसी तरीके से आखिरी में भी ऐसा आएगा। कैश की बात करते हैं पहले। हमारे पास 15,000 था, हमने इतना कैश और हमें रिसीव हुआ, टोटल कैश हमारा हो गया, जो फिगर टोटल आती है वो यहाँ 30,000 हमारे पास कैश आ गया। हमने इसको जब हम सम टोटल करेंगे तो फिगर निकल के आएगी 30,000। अब हम खर्चे की तरफ आ जाते हैं। खर्चा छोटा सा ही है, 11,000 रुपए का खर्चा किया, तो 30,000 हमारे पास टोटल मनी था महीने भर में, 11,000 हमने खर्च किया, तो 19,000 रुपए हमारा बैलेंस बना। लेजर अकाउंट का मैं आपको ब्यूटी बताया था कि ये जो लाइन ऐसे और ऐसे लाइन और ऐसे लाइन खींचते हैं, हम कैश की कैश से बात कर रहे हैं, इन दो के रिलेशनशिप की बात करें, कैश इधर डेबिट साइड, कैश क्रेडिट साइड, जो फिगर यहां लिखी जाएगी वही फिगर यहां लिखी जाएगी। जो साइड छोटा है उसमें हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। तो ये साइड 11,000 था, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ 19,000 लिख करके, मतलब यहाँ तो टोटल जो भी फिगर लिखी थी इसका सम टोटल 30 आ ही रहा था, ये 30 को हम यहाँ भी लिख देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ कितना है, यहाँ था तो 11, बराबर कैसे करें, तो हम यहाँ 19 लिख देंगे। कहने का ये मतलब है 30,000 का टोटल कलेक्शन हुआ था हमारे पास, 11,000 उसमें से खर्च हो गया था, तो 19,000 हमारे पास बैलेंस बच गया। ये वो बैलेंस है जो अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस का काम करेगा। तो अब आप आगे अगर देखो तो आपको ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये 19,000 रुपए अगले महीने दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल को, क्योंकि आप मार्च पे काम कर रहे थे। 1 अप्रैल को आपको 19,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। कैश का हो गया। अब हम चलते हैं बैंक पे। सेम उसी तरीके से हम बैंक में, कैश में डेबिट साइड हमेशा बड़ा होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बैंक में कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले यहां से यहां तक का टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल आया, मुझे मालूम है इसका टोटल है 64,000 रुपीज। अब हम देख लेते हैं, तो ये बैंक में इतना कलेक्शन आया, कुछ ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का, बाकी पैसा आया। अब हम यहाँ देख लेते हैं, इनको जब हमने जोड़ा तो हमने देखा कि 10, 14, 14.5, 16,000, नहीं, हाँ 16,000, 16,000 रुपए का खर्चा हमारा यहाँ पर हुआ है। तो जब हमने 16,000 का खर्चा कर दिया है, अब जब हम देखेंगे तो बैंक में मेरे पास 48,000 रुपीज बचे होने चाहिए, और ये 48,000 का यहाँ बैलेंस आ गया। हमने इसको टोटल किया 64,000 खर्चा निकाला, जो डिफरेंस था कि इतना बैलेंस हमारे पास बचा होना चाहिए वो था 48,000 का, ये बैंक में हमारे पास बचा है 31 मार्च को, तो ये 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बन के हमारे सामने खड़ा हो गया। कैश बुक 2 कॉलम का क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे कम से कम 10 सवाल लगाएंगे तब जाके कहीं मजबूती आएगी, क्योंकि जब हम एग्जाम में, हमने देख लिया, सीख लिया, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हम एग्जाम देने पहुंच गए। एग्जाम में उतने ही टाइम पीरियड में हमको 20-20 सवाल लगाने हैं। अगर एक एक सवाल आपका 15-15 मिनट लेगा तो आप टोटल पेपर कैसे कर पाएंगे? फिर हमको कंप्लेन होती है पेपर छूट गया। पेपर इसलिए नहीं छूटा कि पेपर लेंदी था, पेपर इसलिए छूटा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम थी। आपने प्रैक्टिस करके सवाल लगाना तो देख लिया, लेकिन सवाल को समय के भीतर कैसे लगाना है वो प्रैक्टिस आप करना छूट गए। इसलिए कम से कम 10 सवाल लगाइए, टाइम के साथ लगाइए, स्पीड के साथ लगाइए। उसके बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरा पेपर छूटेगा नहीं। टाइम से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू शुरू में ऐसा नहीं होता है, शुरुआत में आप धीरे धीरे करेंगे, पर उस धीरे धीरे को हम ये समझ लेते हैं कि हो गया ना, बिल्कुल नहीं। स्पीड लानी है, स्पीड तब आएगी जब कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके साथ ही डबल कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल हमारा अच्छे से पूरा का पूरा लग गया है, राइट। अब ये न्यूमेरिकल मैं आपको बड़ा करके स्क्रीन पे दे दूंगी, आप उसको सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन से चेक करना। एक न्यूमेरिकल मैंने और इसका बना के रखा हुआ है, ये देखिए।
अब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये उससे भी बड़ा दिख रहा है मुझे देखने में, देखिए ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन और हम करते भी हैं, सो डोंट यू वरी ऑन दैट पार्ट, ठीक है। और जो मुझे समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में जीएसटी भी है शायद, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, फिर आप ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करना, सोल्यूशन आपके पास है, चेक करना, और फिर हम लोग तब तक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वो वाला पूरा न्यूमेरिकल है, इसको यहाँ पे पॉज करके पूरा अच्छे से सॉल्व करके फिर आंसर से मिलान करना। अब कुछ देर में हम चलेंगे अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। ये आ गया अब हमारा डबल कॉलम कैश बुक का दूसरा क्वेश्चन। इसका क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, सोल्यूशन बड़ा है, और ये पूरा का पूरा जो इसका वर्किंग नोट वाला सेगमेंट है, ये थोड़ा सा कंसाइज करके लिखना पड़ा है मुझे, तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आप लोग को, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, ठीक। सो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ये लिखते ही बन गया ये डबल कॉलम कैश बुक। ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल, तो मतलब जर्नल प्रॉपर बनेगा, जहां कैश बुक में एंट्री नहीं आनी है वहां पर। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7,400। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कैश आपके पास आएगा तभी आप उसको खर्च करेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, क्योंकि बैंक अपने आप में एक पर्सनालिटी है, और अगर हमारी किटी कम हो गई तो बैंक अपनी तरफ से लोन दे देता है। जब वो लोन दे देता है तो हमारी बुक्स में बैलेंस निगेटिव हो जाता है, मतलब जो एक एसेट था हमारा, अब वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, बैंक से लोन आ गया, तो इसका मतलब है कि वो इस कॉलम से, एसेट कॉलम से शिफ्ट होकर लाइबिलिटी कॉलम में पहुंच गया। तो इसलिए बैंक के केस में ऐसा हो सकता है। 2020 है, मई है, तो हमने दोनों तरफ 2020 लिख लिया, मई एक बार लिख लिया, काम खत्म। फॉर्मेट एक बार फिर देख लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, और सेम ऑन द क्रेडिट साइड। सो दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस बिकम्स आवर क्रेडिट साइड, सिंपल। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600। अब ये है हमारा कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ध्यान रखना है हमको, पूरे न्यूमेरिकल में हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, नहीं तो हिसाब किताब गलत हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि कुछ पैसा आपके कैश बॉक्स में रखा है, आपके पास जो गल्ला जिसको हम बोलते हैं उसमें रखा है, और कुछ आपके बैंक अकाउंट में रखा है। तो जब कैश का डीलिंग हो रहा है तो इस गल्ले से होगा, इस बॉक्स में से होगा, और जब बैंक का हो रहा है तो वहां से होगा। तो हम अगर दोनों की एंट्रीज को इंटरमिंगल कर देंगे तो ना उधर का बैलेंस सही बनेगा ना इधर का सही बनेगा। सवाल को करने से पहले बस एक बार रियल लाइफ में विजुअलाइज करिए कि उसको हम कैसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो बैलेंस ऑफ कैश इन, कई बार ऐसा भी होता है कि अभी तो एक ही बैंक का कॉलम बना है, अब भाई आपके कई मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, आईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, कोई भी बैंक हो सकता है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर बैंक का ट्रांजैक्शन है और उसको आप दूसरे बैंक में लिख देंगे फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका अल्टीमेटली एम ये है, आपको ये पता चले कि कौन से बैंक से क्या खर्चा हुआ, किसमें क्या आया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, एंड में कितना बैलेंस बच रहा है। अगर आप एक की एंट्री दूसरे में लिख देंगे तो ना उसका बैलेंस सही ना उसका सही, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ कैश और बैंक है, ये हो गया डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। लेकिन अगर मल्टीपल बैंक है तो फिर उतने ही बैंक के कॉलम दोनों साइड में बनते चले जाएंगे। जैसे कैश का तो एक ही बनेगा, कैश कैश बन गया, इसके बाद में बन गया पंजाब नेशनल बैंक डेबिट साइड, पंजाब बैंक क्रेडिट साइड, स्टेट बैंक डेबिट साइड, स्टेट बैंक क्रेडिट साइड। तो जिसकी एंट्री होगी, फिर क्वेश्चन भी आपको बताएगा, क्वेश्चन कोई भी एंट्री बैंक करके नहीं लिखेगा, वो वहां प्रिसाइसली बताएगा कि कौन से बैंक, तो आपको उस बैंक के हिसाब से एंट्री करनी है। जब हम 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए मजाक हो जाती है, हमको क्लियरली समझ में आने लगता है कि हमको करना क्या है, ठीक है। चलो, तो ये हमने ले लिया, कैश का बैलेंस 15 से, ओवरड्राफ्ट एट बैंक, ओवरड्राफ्ट होते ही बैंक का बैलेंस इस तरफ आ गया, देखो कैश का बैलेंस यहाँ लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, बैंक का बैलेंस यहाँ लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, दोनों ही एंट्री 1 मई की है, क्लियर। नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 30,000 रुपए का वो फर्दर कैपिटल लाया, एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, लेकिन उसमें से 25,000 उसने बैंक में जमा कर दिया। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, पहली एंट्री आप ऐसी बना सकते हैं कि पूरा का पूरा कैश आपके पास 30,000 आया, और दूसरी एंट्री में आप कैश कम करके बैंक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पहली एंट्री आपने बना दी कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, और दूसरी एंट्री बना दी बैंक अकाउंट दिया टू कैश। या क्योंकि सेम डेट पे सब कुछ हो रहा है तो क्यों हम दो एंट्री करेंगे, हम इसको सिंपल एक ही एंट्री में कर देंगे, जो कैपिटल आया उसमें एक हिस्सा बैंक के नाम का था, एक हिस्सा कैश के नाम का था, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट टीआर, बैंक अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल।
कैपिटल पूरा आया 30,000 का, जिसमें से आउट ऑफ इट 25,000 यहाँ और 5,000 यहाँ। अब ये हो गई कंपाउंड एंट्री, है ना। अब इस कंपाउंड एंट्री को हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। हमें ये बहुत लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हम इसको मैनुअली कर सकते हैं, और नहीं प्रैक्टिस अच्छी है तो बहुत स्ट्रगल होता है। इसलिए प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक बन गई ये बैंक और कैपिटल की 25,000 रुपए से, और दूसरी बन गई ये कैश और कैपिटल की 5,000 रुपए से। इसका मतलब कैपिटल दोनों ही केसेस में क्रेडिट होगा और कैश और बैंक डेबिट होंगे। तो एक बार हमने कैश को डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से, तो ये वाली एंट्री हो गई। बैंक को डेबिट कर दिया 25,000 रुपए से, तो ये वाली एंट्री हो गई। और टू कैपिटल कर दिया 30,000 रुपए से। तो ये पूरी एंट्री एक ही लाइन में हमारी सिमट गई। क्लियर? आगे चले, अब देख लेते हैं दूसरी एंट्री। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,000 प्लस CGST and SGST 6% each. He allowed us a trade discount of 20%. कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें। पहली चीज, लिस्ट प्राइस 15,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, यानी कि 3,000। कितना आया तुम्हारा फाइनल प्राइस? टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। इस पे लगेगा CGST 6% और SGST 6%। ट्रेड डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो एक वीडियो है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, उसमें समझाया है। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं और GST किस अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, कि 15,000 पे करेंगे कि 12,000 पे या 3,000 पे, ये GST कैलकुलेशन का एक अलग वीडियो है, उसमें बताया हुआ है। तो अगर आप पूरी सीक्वेंस देख रहे हैं तो आपको इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 720, ये आ गया 720, इनको मिला के फिगर आ गई 13,440। ये है टोटल जितनी हमने हमने पेमेंट करनी है सेलर को। अब आते हैं हम इसकी जर्नल एंट्री पे। ये तो कैलकुलेशन हो गया। जर्नल एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं नहीं होती, हमें मालूम है। एंट्री यहां से शुरू होती है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीजों की एंट्री होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, मोहन से उधार में खरीदा। परचेजेस अकाउंट DR, अब इसके साथ में इनपुट CGST DR, फिर इनपुट SGST DR टू मोहन। इसमें ना कैश है और ना बैंक है। इसका मतलब ये एंट्री कैश बुक में तो आएगी ही नहीं। और क्योंकि उन्होंने अलग से हमें नेसेसरी एंट्री इन जर्नल बनाने को बोला है, तो ये एंट्री हम जर्नल के लिए बनाएंगे। ठीक है, ये परचेज 12,000 रुपए से, इनपुट C 720 से, इनपुट S 720 से, और मोहन को हमने देने हैं 13,440। ये बनी हुई है यहाँ पर एंट्री। थोड़ी सी दिक्कत होगी देखने में आपको, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ फॉर द टाइम बिंग ना। ये देखिए एंट्री यहाँ मैच कर गई आपकी। ठीक है, पहली एंट्री डन हो गई हमारी। अब हम आगे चलते हैं। इस तरह धीरे धीरे करके हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट एंट्री चलते हैं। तो ये वाली जो परचेज वाली एंट्री थी, ये उसमें कहीं नहीं जाएगी कैश बुक में। अगली एंट्री देखते हैं। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग 13,000। मोहन को आपने पे करना था कितना? 13,440। आपने पेमेंट किया कितना? 13,000। इसको वो लिख रहा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, की सेटल हो गया है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब है कि जो 440 रुपए है उसका आपको डिस्काउंट मिल गया है। डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, इसलिए आपके लिए वो रेवेन्यू है। मोहन का अकाउंट पूरा 13,440 से खत्म हो गया। एक बार फिर ये कंपाउंड एंट्री बन गई, क्योंकि इसमें कैश बैंक है। इसका मतलब है ये कैश बुक में आएगा। तो हम इसकी स्प्लिट एंट्री बनाते हैं। एक एंट्री बनेगी मोहन और कैश के बीच में 13,000 रुपए से, और एक एंट्री बनेगी मोहन और डिस्काउंट रिसीव्ड के बीच में 440 रुपए से। मोहन और डिस्काउंट वाली जो एंट्री है उसमें कैश बैंक नहीं है, इसलिए वो यहां आ जाएगी। देखिए, मोहन टू डिस्काउंट रिसीव 440,
और जो मोहन और कैश वाली एंट्री है, कैश का आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कैश को क्रेडिट कर रहे हैं टू कैश, इसका मतलब कैश के क्रेडिट साइड में जाएगी 13,000 बाय मोहन। परफेक्ट। अगली एंट्री पे चलते हैं, 8th ऑफ मे वाली। एन अमाउंट ऑफ 2500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। बैड डेट, रिकवर्ड, बैड डेट, ये सब पॉइंट्स हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आप पूरा सीक्वेंस देखते हुए आओगे तो आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। ठीक है, तो जब बैड डेट हुआ था उससे पहले चतुर्वेदी एंड सन्स आपकी बुक्स में एज अ डेटर खड़ा हुआ था। आपको समझ में आया कि इसे पैसा आना नहीं है, इसको खर्चा मान लो, नुकसान मान लो, भगवान को करके इसको खत्म करो। तो आपने एंट्री पास कर दी, बैड डेट अकाउंट डीआर विच इज एन एक्सपेंस टू चतुर्वेदी एंड सन्स। ऐसा करके आपने 2500 की एंट्री डाल दी। अब पिछले सालों की बात है ये। अब इस साल चतुर्वेदी एंड सन्स के पास पैसा आ गया, वो आपके पास लेके आ गए कि सर मैंने आपका पैसा देना था। आपने भैया दो ऑप्शन है, या तो आप पैसा लौटा दीजिए क्योंकि सर मेरी बुक्स में तो कुछ खड़ा ही नहीं है, मैं कैसे ले लूंगी पैसा, एंट्री कैसे करूंगा। और दूसरा ये है कि भाई जब नहीं दिया था तो मैंने खर्चे में डाल दिया, अब दे दिया है तो मैं कमाई में डाल देता हूँ, पैसा तो मेरा ही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट लेंगे। आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है कैश है या बैंक है इसलिए हम कैश मानेंगे। और साथ में बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितने रुपए से, 2500 रुपए से। कैश को आप डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैश, इसको डेबिट करेंगे, इसका मतलब एंट्री इस कॉलम में आएगी, ये है वो 2500 रुपए, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, काम खत्म। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब एंट्री आ गई हमारी 10 तारीख, कैश्ड अ चेक फॉर ₹7,500। ठीक है, कैश्ड अ चेक फॉर ₹7,500, और इसी में एक एंट्री यहाँ पर 10 तारीख की और भी दी हुई है, उसको हम अलग लेके चलेंगे। अब पहली एंट्री है हमारी कैश्ड अ चेक फॉर ₹7,000। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक से कैश विड्रॉ किया और अपनी बुक्स में लेकर के आए, मतलब बिजनेस के खर्चे के लिए कैश निकाला आपने। हर चीज को लिखने की कई बार लैंग्वेज अलग अलग होती है, इसलिए जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी लैंग्वेज से हम इन अक्वेंट हो जाते हैं, हमें पता चलने लगता है। तो कैश द चेक, इसका मतलब है बैंक से चेक पैसा निकला और बुक्स में आया, तो कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। बैंक से कम हो गया, बैंक एज एन एसेट कम हो गया, कैश एज एन एसेट बढ़ गया। कितने रुपए की बात है ये, 7,500 रुपए की। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कि ये दोनों ही साइड, कैश और बैंक दोनों ही कैश बुक में आ रहे हैं। कैश बढ़ रहा है इसलिए कैश के डेबिट साइड में एंट्री होगी 7,500 से, और बैंक घट रहा है इसलिए बैंक के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी 7,500 से। जब कैश बढ़ रहा है तो लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, और जब बैंक घट रहा है तो लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट। सिंपल। और इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई लेजर पोस्टिंग हो ही नहीं रही, ये आगे कहीं जा ही नहीं रहा, ये यहीं पर है, दोनों ही खाते यहाँ है। क्लियर हो गया। अगला, इसी 10 मई में एक एंट्री और दे रखी है इन्होंने, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 3,000 एंड इनकम टैक्स 800। बैंक से आपने पैसा निकाला इन दो कामों के लिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो क्लियर कट हमको मालूम है ड्रॉइंग्स है, और ड्राइंग्स के कई और फॉर्म्स भी होते हैं, हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वो ड्राइंग का जो फॉर्म है, इनकम टैक्स भी ड्राइंग का ही एक फॉर्म है, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं होता, पर्सनल खर्चा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इलैबोरेटली समझाया है कि इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा क्यों नहीं माना जाता है। राइट। तो अब ये दोनों ही ड्राइंग्स है, तो आप इसको कलेक्टिवली ड्राइंग्स अकाउंट डीआर और बैंक से पैसा निकल रहा है टू बैंक कर सकते हैं 3,800 रुपए। चेक करें इसको, बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है बैंक क्रेडिट हो रहा है, एंट्री इस कॉलम में आनी चाहिए। 3,800 रुपए की एंट्री है टू ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 14th मई का एंट्री है ये, सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर 500 प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, सेल, पुरानी कुर्सियां थी, आप उनको बेच रहे हैं और आप उनको बेचने के बाद में उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी भी पे कर रहे हैं। पुरानी कुर्सी, सेल ऑफ फर्नीचर अलग चीज होती है और सेल ऑफ गुड्स अलग चीज होती है। सेल ऑफ फर्नीचर, एक बार फिर मैं आपको बात ना, देखो मैं बार बार रेफर कर रही हूँ पुराने वीडियो क्योंकि ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई फर्नीचर बेचा जाता है जो आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रखा था, ना कि बेचने के लिए रखा था, लेकिन अब वो टूट गए तो बिकेंगी, तो इसका मतलब है कि वो फर्नीचर जब आप बेच रहे हैं तो आप सेल अकाउंट को बुक नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स,
बच्चे कई बार क्या करते हैं कि ओल्ड चेयर अकाउंट खोल देते हैं जब कुर्सी खरीदी थी तो क्या उसको ओल्ड चेयर अकाउंट में रखा था? नहीं ना, उसको चेयर अकाउंट में भी नहीं रखा होगा, बेसिकली उसको फर्नीचर अकाउंट में रखा होगा। तो आज उसी अकाउंट से हिसाब किताब खत्म हो रहा है। तो जब आप बेच रहे हैं तो आपके पास से फर्नीचर जा रहा है, राइट? कितने रुपए का फर्नीचर जा रहा है? फॉर 500 रुपए पेमेंट, 500 का है, इसमें कोई नफा नुकसान कुछ प्रॉफिट है नहीं। तो 500 रुपए का फर्नीचर आप बेच रहे हैं, साथ में आप इस पे जीएसटी लगा रहे हैं। अब जीएसटी लगेगा तो आउटपुट सीजीएसटी हो जाएगा एंड आउटपुट एसजीएसटी हो जाएगा। ये सारी चीजें हम बहुत इत्मीनान से पीछे पढ़ चुके हैं। 6% हो गया, तो यानी कि 30 रुपए ये और 30 रुपए ये, और कैश में बेच दिया है आपने, तो कैश में आ गया पूरा 560 रुपए। क्लियर हो गया? अब ये एक बार फिर कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि एक डेबिट 3 क्रेडिट है। 3 क्रेडिट है, इसका मतलब है ये 3 बार पोस्टिंग होगी। एक एंट्री बनेगी ये, एक एंट्री बनेगी ये, और एक एंट्री बनेगी ये। कैश के डेबिट में ही जाएगा पूरा पैसा, कैश के डेबिट में ही आएगा पूरा पैसा। लेकिन एक बार आएगा 500 रुपए टू फर्नीचर, एक बार आएगा टू आउटपुट सीजीएसटी, और एक बार आएगा टू आउटपुट एसजीएसटी। तब ये एंट्री कंप्लीट होगी। कलेक्टिवली आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट का नाम लिखना है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई 2200 रुपए, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए। एक्स ने आपको पैसा दिया वाई के बिहाफ पर, मतलब वाई से आपकी कोई पुरानी एंट्री थी जो क्लियर होनी थी, तो उसका पैसा आपको एक्स ने दिया। पैसा आपको एक्स ने दिया, वाई ने दिया, जेड ने दिया, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क इस चीज से पड़ता है कि किसका खाता था जो आपकी बुक्स में अब खत्म होना है। एक्स का तो आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। मान लीजिए आपने किसी का कोई पेमेंट करना है, आपका एक तीसरा दोस्त उस तरफ जा रहा था, आपने कहा यार उधर जा रहे हो, ये पैसे उसको देते जाना। तो वो आदमी आपके दोस्त को तो जानता ही नहीं है, उसकी डीलिंग तो आपसे है ना, तो इसलिए वो अपनी बुक्स में आप ही के नाम पर लिखेगा ना कि भाई फलाने से इतना रुपया रिसीव हो गया। दोस्त लाया था या कोई रिक्शे वाला लाया था, कोई ठेले वाला लाया था, या कोई और आकर के दे गया, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली वैसा ही। तो आपको पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डीआर टू वाई, कितना आपने रिसीव किया? 2200, और आपने उसको डिस्काउंट दिया 100 रुपए। 100 रुपए का डिस्काउंट चाहे तो आप ऊपर वाली एंट्री में ही क्लब कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट कर दिया। और टू वाई, किसके अकाउंट से आपने एडजस्ट किया? वाई के अकाउंट से। डिस्काउंट अलाउड दिया टू वाई, ये एंट्री में कैश तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये एंट्री कहाँ चली जाएगी? जर्नल में चली जाएगी। डिस्काउंट अलाउड टू वाई 100 रुपए। और ये जो ऊपर वाली एंट्री है कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, और यहाँ पर आएगी टू वाई 2200 रुपए। एक्स से आपका कोई लेना देना नहीं था, उसका नाम कहीं नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलें आगे। वेरी गुड। ऐसे करने में कितना मजा आता है। ठीक है, चलो इसको धीरे धीरे सुनना। अगर लग रहा है कि तेज चल रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, आपकी प्रॉपर्टी, कितनी बार भी सुनिए, मगर सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश रुपीज 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4400। सिंपल सी चीज है, मगर उतनी सिंपल नहीं है। रिसीव्ड अ चेक लिखा है, जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलेगा रिसीव्ड अ चेक, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी नीचे की सारी एंट्रीज चेक करना कि ऐसा तो नहीं है कि ये चेक डिपॉजिट बाद में किया गया हो। हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि अगर चेक आया और आपने उसको अपने पास रख लिया, डिपॉजिट आप उसको बाद में कर रहे हैं, तो आप जिस दिन चेक आया उस दिन बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। उस दिन आप उस चेक को क्योंकि अपने हाथ में रख रहे हैं फ्यूचर तक के लिए, तो उसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड, जो कि अपने आप में एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट होता है। और जिस दिन आप बैंक में जमा करेंगे उस दिन आप इस चेक इन हैंड को खत्म करके बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहां एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। देखिए, नरेश से आपको चेक मिला 20 तारीख को, और 22 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम नरेश सेंट टू बैंक, तब आपने बैंक में जमा किया। तो 20 तारीख को आप अगर बैंक को डेबिट कर देते हैं तो ये गलत है। आपने 20 तारीख को तो बैंक में चेक भेजा ही नहीं था, तो 20 तारीख की एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डीआर, कितने रुपए से? 4210। साथ में आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं,
डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वहां लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर रहे हैं और फिर यहाँ टू नरेश का अकाउंट आ रहा है। क्लियर? अब ये 4400 था तो ये हो गया 190 रुपए, 4400, ये बन गई एंट्री। इसमें कहीं भी कैश या बैंक नहीं है, इसका मतलब ये कैश बुक में जाएगा ही नहीं, ये एंट्री यहाँ आएगी। चेक इन हैंड 4210, डिस्काउंट अलाउड 190 एंड टू नरेश 4400 रुपए। क्लियर? अब 22 तारीख को जब ये चेक बैंक में जमा हो रहा है उस दिन एंट्री बनेगी जो चेक इन हैंड में आपने अभी तक एज एन एसेट अकाउंट रख लिया था, अब वो खत्म होगा और बैंक में पैसा जाएगा। नरेश का खाता क्लियर आप कर चुके हैं 20 तारीख को, इसलिए अब उसकी नाम नहीं आएगा, अब आएगा बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड 4210, बस खत्म। अब देखते हैं बैंक अकाउंट DR, यानी कि ये बैंक और ये DR, तो इस कॉलम में नाम आना चाहिए 4210 टू चेक इन हैंड। डन? क्लियर? आगे बढ़े। 25 तारीख की एंट्री, सागर चंद हु ओड अस 10,000 became bankrupt and paid us 40 पैसा in a rupee. इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, आगे पैसा नहीं है, अपना दिवालिया निकलवा दिया, मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया बाय वे ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास अब कुछ पैसा नहीं है। तो कोर्ट ऐसे में आपका सारा माल सामान जब्त कर लेता है, उसको बेच देता है, और बेचने के बाद जो पैसा बचता है फिर देखता है किन किन को देना है और उस प्रोपोर्शन में वो उनको देता है। तो सेम इसी सिचुएशन में सागर चंद ने आपको 10,000 देना था, मगर क्योंकि सागर चंद बैंकरप्ट हो गया इसलिए आपको 40 पैसा इन रूपी, यानी कि 100 में से 40 पैसा, 1 रुपए में से 40 पैसा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100, तो जहां आपको 100 पैसे मिल रहे थे वहां 40 पैसे मिलेंगे, इसका मतलब सिंपल 40%। तो जो 10,000 रुपए आपको मिल रहे थे अब आपको केवल 4,000 मिलेंगे। एक पुराना वीडियो है बैंक बैड डेट्स, इंसॉल्वेंसी, बैड डेट रिकवर्ड, उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डन। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी हमारी? अब यहाँ हमको बैड डेट का भी पता चल रहा है, बिकेम एंड पेड अस, अब हमको पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट DR या कैश अकाउंट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है इसलिए कैश हो जाएगा। टू सागर चंद, सागर चंद से कितना मिलना था? 10,000, कितना मिल रहा है? केवल 4,000, 40%। बाकी कहाँ कहाँ चला गया? बैड डेट अकाउंट DR 6,000। एक बार फिर ये अपने आप में कॉन्ट्रा वो है, कंपाउंड एंट्री है, हम इसको स्प्लिट करेंगे। बैंक और सागर चंद की 4,000 रुपए से एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू सागर चंद 4,000 रुपए से एंट्री बनेगी, बैंक नहीं कैश है लेना, ठीक है। और दूसरी एंट्री बनेगी बैड डेट अकाउंट DR टू सागर चंद। अल्टीमेटली हमको ये दो, इनका हमें क्लब करके देखना होता है कि ये वाली एंट्री के बराबर आ रहा है कि नहीं। सागर चंद को यहाँ पर हम क्रेडिट करें 6,000 रुपए से, ठीक है। कैश को डेबिट होना था 4,000 से, कैश डेबिट 4,000 से। बैड डेट को होना था 6,000 से, बैड डेट डेबिट 6,000 से। सागर चंद को क्रेडिट होना था 10,000 से, सागर चंद 4,000 यहाँ क्रेडिट, 6,000 यहाँ क्रेडिट, मतलब कि 10,000 से क्रेडिट हो गया। क्लियर? अब ये दो एंट्री में ये वाली जो एंट्री है, हमें इसमें कैश बैंक का नाम है, इसका मतलब है ये कैश बुक में जाएगा, और जिसमें कुछ नाम नहीं है कैश बैंक का वो जर्नल में जाएगा। पहले हम जर्नल चेक कर लेते हैं। ये आ गया बैंक बैड डेट अकाउंट DR टू सागर चंद 6,000 रुपए से, ये वाली एंट्री चली गई यहाँ। अब कैश डेबिट हो रहा है तो कैश को हम डेबिट में देख लेते हैं। कैश के डेबिट कॉलम में, यानी कि इस कॉलम में 4,000 की एंट्री होनी चाहिए सागर चंद के नाम से। क्लियर? आगे चले। वेरी नाइस। ओके, अब आ जाते हैं हम 26 में। Received repayment of a loan of 3,600 and deposited out of it 2,000 into bank। सिंपल सी चीज है, लोन आपने किसी को दे रखा था, उससे आपको रीपेमेंट आया है। रिसीव्ड रीपेमेंट मतलब पैसा आया है, आपको पैसा आया है, तो कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। लोन कितने का था? 3,600 का। तो आपने जो भी एक लोन अकाउंट एज एन एसेट खड़ा कर रखा होगा वो खत्म करने का टाइम आ गया।
तो लोन था 3,600 रुपए का, वो आप खत्म कर रहे हैं, और कैश में पैसा आया और बैंक में आया, वो कह रहे हैं कि 2,000 इसमें से हमने बैंक में जमा कर दिया। तो सिंपल सी चीज है, हम यहीं पर अपनी एंट्री को स्प्लिट कर देते हैं। 1,600 रुपए हम कैश में डेबिट कर लेते हैं और 2,000 रुपए बैंक में। सिंपल सी एंट्री बन गई, कैश भी है, बैंक भी है, लोन भी है। ठीक, एक बार फिर कंपाउंड एंट्री है, हम इसको चाहे तो स्प्लिट करके बनाएंगे। एक बनाएंगे कैश और लोन की, कैश अकाउंट डेबिट होगा, लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा, इसका मतलब इस कॉलम में एंट्री आनी चाहिए, ये 1,600 रुपए की टू लोन अकाउंट से। और दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और फिर लोन अकाउंट से, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इसका मतलब इस कॉलम में एंट्री आनी चाहिए 2,000 रुपए की, ये 2,000। क्योंकि एक ही डेट पर एक ही आइटम से पूरी चीज हो रही थी, इसलिए हमने एक ही लाइन में लिख लिया। आप चाहे तो सेम डेट डालते हुए इसको दो अलग अलग लाइंस में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड। अब नरेश से आपको एक चेक मिला था, वो आपने बैंक में डेबिट किया होगा नरेश के नाम से, ये चेक इन हैंड 4,210 वाला। तो 4,210 का चेक नरेश ने दिया था आपको। बैंक डेबिट्स 20 रुपीज एंड इट इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या हुआ, हम जब बैंक में चेक डालते हैं तो बैंक उसके बाद नरेश के पास भेजा उसने चेक, और नरेश पेमेंट करेगा, तब हमारे खाते में पैसा बढ़ जाता है। जब चेक नरेश के पास पहुंचा तो नरेश के पास पैसा ही नहीं था, या उसके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे थे, या डेट गलत थी, या चेक में करेक्शन था, या कैंसल्ड चेक था, या चेक फटा हुआ था, कुछ भी ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो चेक ऑनर नहीं होता। इसका मतलब वो जो ऑर्डर है वो ओबे नहीं होता, वो डिसऑनर हो जाता है। अब आपने नरेश का खाता खत्म कर दिया, क्योंकि नरेश ने पेमेंट कर दी थी आपको जब आपने प्रीवियस एंट्रीज में नरेश को क्रेडिट किया, लेकिन अब पेमेंट तो हुई नहीं क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी बुक्स में नरेश का खाता वापस खड़ा करेंगे। दूसरी चीज, बैंक में जो आपने ये दिखा दिया कि 4,210 रुपए से बैलेंस बढ़ गया है, उसको बढ़ा हुआ न दिखा करके घटा हुआ दिखाएंगे, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं बैंक में। तीसरी चीज, इस पूरे प्रोसेस की करने के लिए बैंक ने 20 रुपए चार्जेस भी लगा लिए आपसे। अब वो 20 रुपए चार्जेस आपकी गलती से तो लगे नहीं, वो तो नरेश की वजह से लगे, तो वो चार्जेस कौन बेयर करेगा, वो नरेश बेयर करेगा। तो अब जब नरेश का खाता आप अपनी बुक्स में वापस खड़ा करोगे तो 4,210 का नहीं, 4,230 रुपए का खड़ा करोगे। एंट्री क्या बनेगी, नरेश अकाउंट डीआर 4,230, जो आपने बैंक को ऑलरेडी डेबिट कर दिया था यहाँ पर, उसका रिवर्सल होगा टू बैंक अकाउंट 4,210, और फिर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने ही आपसे बाकी के 20 रुपए भी लिए हैं। आप अपनी बुक्स में बैंक चार्जेस नाम का खर्चा नहीं डालोगे, क्योंकि वो खर्चा आपका है ही नहीं। अगर आप अपनी बुक्स में बैंक चार्जेस एज एन एक्सपेंस डाल लेते हैं तो वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा। इसलिए भैया नरेश का है, नरेश ही पे करेगा। तो आप इस पूरी एंट्री को, इन दोनों को चाहे तो कंबाइन भी कर सकते हैं, नरेश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट करके। अब इसमें बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट यानी एंट्री यहाँ ये है 4,230 और ये है नरेश। क्लियर, आगे चले, बहुत बढ़िया। लास्ट एंट्री, लास्ट में दो एंट्री दिख रही है मुझे, पहले एक लेंगे फिर दूसरी। लास्ट पॉइंट कहता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 650। अब बैंक हमको साल भर महीना भर इतनी सारी मेहनत करता है हमारे लिए, पैसा आया पैसा गया, ये हुआ वो हुआ, कोई डिसऑनर हुआ, कुछ हुआ, तो बैंक हमसे ब्याज लेता है, बैंक हमसे ब्याज लेता है, राइट। तो इसका मतलब ब्याज हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, और कौन ले रहा है, बैंक ले रहा है। अब बैंक जब हमसे कुछ ले रहा है तो बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे घर थोड़ी आएगा पैसा लेने। ये मैंने आपको कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस वाला एक वीडियो है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उसमें भी बताया था कि बैंक हमसे पैसा लेने घर नहीं आता कि भाई दे दो हमारा इतना 650 रुपए ना। बैंक के पास तो हमारा अकाउंट खड़ा हुआ है, उसने वहीं से काट लेना है पैसा, कुछ नहीं करना। तो अल्टीमेटली क्या होना है कि इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस हो गया और हमारे बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो गया, क्योंकि बैंक ने वहीं काट लिया पैसा और हमें पर्चा भेज दिया कि ये पैसा हमने काट लिया है, अपनी बुक्स में एंट्री डाल लो। तो इसकी एंट्री बन गई इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस, राइट, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा है, जा रहा है। इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक, सिंपल 650 रुपए की। मैंने आधी एंट्री ली है, आधी अभी नहीं ली है, पहले बाकी की पढ़ लेते हैं फिर हम इसका प्लेसमेंट देखेंगे। डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर अमाउंट आफ्टर, इसमें क्या छुप गया, हाँ, तो
डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस। ये चीज ध्यान देने वाली है। ये जो दूसरा पार्ट है इस एंट्री का, इसको अभी इत्मीनान से देखेंगे, इसलिए पहले हम ये इंटरेस्ट वाला कर लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ आएगा कि डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर, कुछ भी, इसको लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। इसको अभी हम लेंगे, पहले हम ये इंटरेस्ट वाली एंट्री कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट वाली एंट्री हमने यहाँ बना करके रखी हुई है, इंटरेस्ट अकाउंट DR 650 टू बैंक, बैंक टू हो रहा है, इसका मतलब है बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब एंट्री यहाँ आनी चाहिए। ये है 650 रुपए की एंट्री और यहाँ हो गया इंटरेस्ट। क्लियर हो गया काम? कोई डाउट यहाँ तक? सारी एंट्रीज हो गई हमारी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आखिरी सेगमेंट पे आना है, जिसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, इंटरेस्टिंग होता है। कई लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हड़बड़ाहट में काम करते हैं, जिसको पकड़ने का कोशिश नहीं करते। अब पहले हम इसको, एक बात और बताऊंगी, जब भी कोई सवाल लगाइए, अगर उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो जो भी आपकी अपनी लैंग्वेज है, जैसे किसी की हिंदी होती है, किसी की मराठी, पंजाबी, उसको उसमें ट्रांसलेट करके अपने दिमाग को बताइए। आपका दिमाग उस लैंग्वेज को इंग्लिश से ज्यादा अच्छे से समझता है, तो उसको पहले समझाइए, उसको विजुअलाइज करिए करना क्या है, उसके बाद आगे चलिए, ठीक है। अब जैसे ये देखते हैं, ये पॉइंट कह रहा है डिपॉजिटेड विद द बैंक, बैंक में जमा किया, द एंटायर बैलेंस, पूरा का पूरा पैसा, आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस। क्या मतलब हुआ इसका? ऑफिस में 5,000 रुपए रखने के बाद जितना भी पैसा था उसको बैंक में जमा कर दिया। ऑफिस में रखने के बाद, ऑफिस में रखना मतलब कैश बॉक्स, कैश बॉक्स में आपके पास पैसा आया गया कुछ भी होता रहा। अब वो ये कह रहे हैं कि कैश बॉक्स का टोटल बनाइए, इसमें जितना पैसा बचा है आज की डेट में, उसमें से 5,000 अलग रख लीजिए और बाकी जितना भी है उसको बैंक में जमा कर दीजिए। हमारा ओपनिंग बैलेंस था, हम कैश बॉक्स को विजुअलाइज करिए, ये है हमारा कैश बॉक्स। इसमें 15,600 रुपए ऑलरेडी रखे हुए थे पहले, इसमें 5,000 रुपए और आए, फिर इसमें 2,500 रुपए और आए, फिर इसमें 7,500 और 500 और 30 और 30 प्लस 7,500 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 30। अभी ये पैसे महीने भर में आए थे, इसमें 2,200 रुपए आए, 4,000 आए, 1,600 आए, प्लस 2,200 प्लस 4,000 प्लस 1,600। ये टोटल पैसा आया इसमें। इसको हम सम टोटल करते हैं, कितना बनता है? इसका सम टोटल बनता है 38,960। इतना पैसा कैश बॉक्स में प्लस हुआ था, ओपनिंग और बाकी का मिलाकर, ओपनिंग भी इसी में इंक्लूडेड है। 38,960। खर्चा कितना हुआ? 13,000 रुपए, ये मोहन वाला, केवल ये खर्चा है। ये एंट्री को भी छोड़ दीजिए, इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगी आपको। इसमें से मोहन का 13,000 खर्च हुआ था। बैलेंस कितना बच गया, इसको निकालेंगे तो हम, ये बन गया मेरा 960, इसमें से हम घटा रहे हैं, ठीक है ना, 25,000। 25,960 रुपए का बैलेंस मेरे कैश बॉक्स में है, मतलब ये जो कैश का डिब्बा है इसमें इतना जुड़ा था और 13,000 रुपए इसमें से बाहर निकल गया, तो इसमें बच गया 25,960। क्लियर? अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें से केवल 5,000 रोकिए और बाकी का बैंक में जमा कर दीजिए। इसका मतलब है कि अब जो मेरा ये कैश बॉक्स है, जिसमें इस समय 25,960 रुपए बचे, इसमें से केवल 5,000 रोक लीजिए और बाकी का बैंक में डाल दीजिए। तो अगर 25,960 में से 5,000 हमको रखना है, तो इसका मतलब है 20,960 रुपए हम बैंक में जमा कर रहे हैं। क्लियर? और कैश बॉक्स में कितना बच जाएगा? वो 5,000 जो रोकने के लिए कहा गया कि 5,000 इसमें रखा रहने दीजिए और 20,960 आप बैंक में जमा कर दीजिए। तो ये जो 5,000 है, ये मेरा कैश बॉक्स का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ये बैलेंस कैरिड डाउन इन कैश बॉक्स बन गया 5,000 रुपए, क्योंकि उसमें लिखा है कि 5,000 रोक के बाकी जमा कर दीजिए।
तो 5,000 जो है वो मेरा मई मंथ का क्लोजिंग बैलेंस बन गया, क्योंकि उसको मैंने कैश बॉक्स में रख लिया। और जो 20,960 है वो हम बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक में जमा करने का क्या मतलब हो गया, एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। कैश कम हो रहा है, कैश बॉक्स से निकल करके बैंक में जा रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो 20,960 रुपए। वापस अपनी कैश बुक पे आ जाइए। ये जो एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों दिखाई दे रहे हैं। यस, क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट कॉलम में यहां हमको दिखेगा 20,960, तो ये दिख गया 20,960 कैश का नाम लिखते हुए। और कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में, यानी कि कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में हमको दिखेगा ये 20,960 बाय बैंक करते हुए। दोनों के आगे सी लिखना कंपलसरी है। आपने कैश बॉक्स से 20,960 रुपए निकाल के बैंक में जमा करा दिए। कैश अकाउंट का टोटल आप ऑलरेडी बना चुके थे, क्योंकि तभी आपको पता चला कि आपके पास कितना पैसा है, जिसमें से 5,000 आपने रोका और बाकी का आपने बैंक में जमा करा दिया। तो कैश का क्लियर हो गया। बैंक अब क्लियर होगा, क्योंकि बैंक में जो आपने 20,960 जमा करवाए हैं उसके बाद आपका बैंक का फाइनल पेमेंट निकल के आएगा। टोटल बैंक में पैसा कितना है वो अब आपको पता चलेगा। तो अब हम बैंक को बैलेंस कर लेते हैं। बैंक में एक 25,000 आया, एक ये आया, एक 2,000 आया, एक ये। तो बैंक में ये सब मिला करके आपने पेमेंट जमा कर ली बैंक में। और बैंक में से गया कितना था, बैंक में गया इतना था। ये इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए ये कॉलम बना लिया है, ये टोटल रिसीट कॉलम। तो बैंक में टोटल जमा हुआ था 52,170, बैंक में से निकला था 23,580, राइट, और 28,590 ये फिगर बैंक की क्लोजिंग फिगर, यानी कि अगले महीने के लिए ओपनिंग फिगर। तो जब हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ उस समय हमने देखा कि हमारे पास कैश के 5,000 रुपए बचा था, क्योंकि वही था जो हमने कैश बॉक्स में रोका, बाकी बैंक में जमा करा दिया। और बैंक का जब हमने डेबिट क्रेडिट बराबर किया तो 28,590 रुपए बचा। ये दोनों बैलेंसेस को हम 1 जून के ओपनिंग बैलेंसेस में ले आए, और इसके बाद जब जून की एंट्री डलेगी तो इसके आगे डलेगी। बैंक हमने शुरू किया था नेगेटिव बैलेंस से, ओवरड्राफ्ट था, बैंक से हमने पैसा उधार ले रखा था। लेकिन जब हमने खत्म किया, क्योंकि हमने इतना ह्यूज डिपॉजिट किया, 52,000 रुपए का डिपॉजिट किया हमने बैंक में, और निकालने के टाइम हमने केवल इतना थोड़ा सा पैसा निकाला, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि बैंक में 28,590 का पॉजिटिव बैलेंस हो गया। बिजनेस में ये पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस चलता रहता है, इसलिए उसकी चिंता की बात नहीं है। कहने का ये मतलब है कि ये जो आखिरी वाली एंट्री है, कितना निकाल के कितना बैंक में जमा करना, वो एक हिट एंट्री होती है, वो हर बार न्यूमेरिकल में पूछी जाती है। जो पूरी चीज मैंने अभी समझाई है उसको करने का एक सिंपल तरीका बताती हूँ। हम जब कैश बुक बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक है, पहले हम कैश का टोटल करके उसको क्लोज करते हैं, फिर हम बैंक पे जाते हैं। जब हम कैश का दोनों साइड का टोटल करते हैं तो हमें एक फिगर मिलती है बैलेंस की फिगर, वो बैलेंस हम लिख देते हैं और हमारा काम वहां खत्म हो जाता है। ये हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में भी देखा है और डबल कॉलम के पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बैलेंस की फिगर उन्होंने हमको पहले बता दी है। उन्होंने कह दिया है कि बैलेंस जो आपका इन हैंड बच रहा है कैश बुक में, वो 5,000 रुपए बच रहा है कैश कॉलम में। तो हम बैलेंस की जगह पहले ही 5,000 रख देते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस, जो बाकी का बच रहा है 5,000 जमा करने के बाद उसको बैंक में जमा कर दीजिए। हम बैंक में जमा करते हैं, हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी बनती है बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। हम एक खाली एंट्री डाल देते हैं, खाली विदाउट अमाउंट। तो बैंक को डेबिट करना है तो ये बैंक को हमने यहाँ डेबिट कर दिया, टू कैश करके एक कॉन्ट्रा क्रिएट कर दिया। यहाँ फिगर अभी कुछ नहीं डली हुई है। और सेम उसी तरीके से कैश के क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके कॉन्ट्रा कर दिया, फिगर कुछ नहीं डली है। क्लियर। अब कैश अकाउंट को बैलेंस कर दीजिए। अब जब आप कैश अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो उसमें आप ये सारी चीज जोड़ लेंगे, जितना पैसा आपको कैश में मिला था ये आ गई ये फिगर, और जब आप माइनस करेंगे तो इसको भी माइनस कर दीजिए और इसको भी माइनस कर दीजिए। आपके पास ऑटोमेटिकली 20,960 वाली फिगर आ जाएगी, जो कि इस खाली एंट्री की फिगर है। ये इसको यहां भी लिख दीजिए और इसको यहां भी लिख दीजिए। आपका कैश बुक का कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टोटल। अब बैंक में कुछ बचा ही नहीं, बैंक की सारी एंट्रीज ऑलरेडी कंप्लीट थी, जो एक खाली थी वो आपने अब भर दी है। बैंक का भी बैलेंस निकाल दीजिए और बैंक अकाउंट भी मैच कर जाएगा आपका। क्लियर। समझने के लिए वो पूरा प्रोसेस है, करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक और देखिए,
मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं उठाया है, सिर्फ जो लास्ट लाइन है मैं उसकी कुछ वैरायटी डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट इज 1,50,000. He drew from bank for office use, raising the overdraft to the maximum possible limit. क्या मतलब हुआ इसका? उसकी बैंक में बैंक अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, कैश बुक का बैंक बना रहे हैं, ठीक है, ये उसका डेबिट साइड था, ये उसका क्रेडिट साइड था। मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख का हो सकता है। साल भर उसने कुछ भी किया, महीना भर कुछ भी किया, हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ आखिरी एंट्री पे फोकस करना है। ये एक इंफॉर्मेशन है कि वो 1.5 लाख तक विड्रॉ कर सकता है मैक्सिमम। He drew from bank for office use, raising the overdraft to the maximum possible limit. इसका मतलब है कि उस महीने का बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ रहा है वो 1.5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट तक जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आता है तो वो बैलेंस डेबिट साइड में आता है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तब जब आप बैलेंस लिख रहे हैं, यहाँ पर जो बैलेंस आप कैरी डाउन करेंगे आगे इस महीने के एंड में, बैंक के कॉलम में, कैश में नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप 1.5 लाख लिख देंगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए इज द मैक्सिमम लिमिट जो आप विड्रॉ कर सकते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि इस महीने के आखिर में जितनी भी मैक्सिमम लिमिट हम ले सकते थे वो हमने अवेल करी है, और हमने सारा का सारा पैसा कहाँ जमा कर दिया? कैश में हमने विड्रॉ कर लिया। बात समझ में आ रही है? कैश में विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब है एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट दिया टू बैंक। पिछले वाले क्वेश्चन में था डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एक्सेस अमाउंट, यहां पर है विड्रू फ्रॉम बैंक द एक्सेस अमाउंट। तो 1.5 लाख रुपए का बैलेंस इन्होंने बैंक में पहले ही लिख दिया, और जो एक ओपन एंट्री, जो बिना अमाउंट वाली एंट्री बनाई, वो एंट्री बना दी कैश अकाउंट DR टू बैंक। अभी इसमें पैसे नहीं डले हुए हैं, इसको कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश बैंक हमें दिख रहा है, इसको हमने कैश बुक में, कैश में भी और बैंक में दोनों में डाल दिया। इस केस में कैश बुक का टोटल बाद में होगा, पहले बैंक का होगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस इन्होंने हमें बता दिया है। जब अब हम बैंक को बैलेंस करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये एंट्री कितने रुपए से बननी है। जो भी बैंक के DRCR में डिफरेंस होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। एंट्री में आ गया, कैश बुक में भी एंट्री में आ गया, कैश बुक भी कंप्लीट हो गई, बैंक ऑलरेडी बैलेंस था, कैश आपने बैलेंस कर दिया, काम खत्म हो गया। तो आंख बंद करके अटेम्प्ट नहीं करना है, पॉइंट को पढ़ना है वो कह क्या रहा है। और दूसरी चीज वो कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां जाता है। ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस आता है आपका डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा था, डेबिट साइड छोटा था, बराबर करने के लिए डेबिट साइड में क्रेडिट बैलेंस आएगा। और यही जब अगले महीने की ओपनिंग में जाएगा तो ये क्रेडिट साइड में, यानी कि लायबिलिटी साइड, यानी कि आउटगोइंग साइड में, ओवरड्राफ्ट साइड में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? इसका एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। हर बार वो लैंग्वेज बदल देते हैं, मूल मुद्दा यही है कि किसका बैलेंस दिया है और इसी तरीके से हमको चलना है। 3 एंट्री और लेकर के आई हूँ, इसके बाद हमारा ये चीज कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। तीनों में अमाउंट 5,000 है, इसलिए केवल अमाउंट नहीं, लैंग्वेज मैटर करता है, ठीक है। पहला है पेड इनटू अकाउंट बैलेंस अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस। इसका मतलब है इस बार कैश बुक के, इधर है कैश कॉलम, बैंक कॉलम डेबिट साइड में, इधर भी है कैश कॉलम और बैंक कॉलम क्रेडिट साइड में। क्लियर? 5,000 रुपए बैंक ऑफिस में रोकने हैं। इसका मतलब है कैश बुक में जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा, यहाँ पर 5,000 आपको लिख देना है। बहुत सारी चीजें आपने यहाँ लिख रखी है, जो पैसा आया, यहाँ लिख रखी है जो पैसा गया। इसमें जो ओपन एंट्री बनेगी वो ये कि आप बैंक में जमा कर रहे हैं, इसलिए ओपन एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू कैश, बैंक अकाउंट DR टू कैश, जिसको मैं टू कैश, जिसको मैं ओपनिंग एंट्री, ओपन एंट्री कह रही हूँ। इसका मतलब है एंट्री डाल दीजिए, पैसा मत लिखिए। ये एंट्री आपने यहाँ पर लिख दी, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया और यहाँ बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आपने एंट्री डाल दी। अभी अमाउंट कुछ नहीं लिखा है, C लिखना मत भूलिएगा। इसके बाद कैश बुक का, क्योंकि बैलेंस आपको दिया हुआ है, सिर्फ यही एक खाना खाली है, तो आप इसको कैश बुक को टोटल करिए, बैलेंस निकालिए, जो डिफरेंस आता है उसको यहाँ भर दीजिए, जो यहाँ भरा जाएगा वही यहाँ भरा जाएगा। सारा काम पूरा हो गया, बैंक में भी सारी एंट्री आ गई, बैंक का बैलेंस निकाल दीजिए। पहले कैश बुक एंट्री होगी, उसके बाद बैंक बुक की एंट्री होगी। तो जिसका बैलेंस दिया होता है पहले हम उसकी एंट्री करते हैं। क्लियर? अब हम दूसरा उठाते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द कैश आफ्टर रिटेनिंग 5,000। 5,000 रुपए रोक लीजिए और बाकी का बैंक में जमा कर दीजिए। सिंपल, जैसा ऊपर वाला था, लैंग्वेज फर्क हो गई है, मीनिंग फर्क नहीं हुआ है। तो ऊपर वाला जैसा था सेम वैसा ही ये वाला है। तीसरा, विड्रू फ्रॉम बैंक एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 5,000। अब यहाँ पर वो बैंक में बता रहे हैं कि 5,000 रुपया रोकिए, बाकी का सारा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। पहले आप बैंक के क्लोजिंग बैलेंस में 5,000 लिखेंगे और उसके बाद ओपनिंग एंट्री बना देंगे जिसमें आप विड्रू कर रहे हैं। विड्रू कर रहे हैं मतलब कैश बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक करेंगे, राइट? और उसको ओपन एंट्री छोड़ देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ बना लेंगे,
क्योंकि बैंक का टोटल दिया है इसलिए पहले बैंक को बैलेंस करेंगे और बैंक को बैलेंस करते ही उस काउंटर एंट्री की फिगर मिल जाएगी, बैंक क्लोज हो जाएगा, कैश का फिगर मिल गया, कैश का बैलेंस निकाल दीजिए, सिंपल। लास्ट वाले पॉइंट में ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस हमेशा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर ओडी लिखा है तो उल्टा हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया, और एक क्विक हैक भी मिल गया कि इनको सॉल्व कैसे करना है। कैश बुक के न्यूमेरिकल में ये पॉइंट पक्के आते हैं। ये है पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने, इसको पूरा सॉल्व करिए। सोल्यूशन आपको पता है कि ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, फिर करने के बाद फिर एक बार मिलान करिएगा, तब आपका ये चीज एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएगा। चलते चलते काफी आगे आ गए। कैश बुक हमने समझ ली कितने टाइप की होती है। कैश बुक हमने सिंगल कॉलम कैश बुक कर ली, हमने डबल कॉलम कर ली। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ट्रिपल कॉलम नहीं है, आईएससी बोर्ड में है, इसलिए ट्रिपल कॉलम का वीडियो मैं अलग कर दे रही हूँ, जो कि केवल आईएससी के स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। उसके बाद एक कैश बुक आती है, पेटी कैश बुक, उसके बाद हम एक वीडियो उसके ऊपर डालेंगे। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डाउट्स हो तो मुझसे शेयर करिए और अपने एग्जाम्स में अच्छा करके आइए। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं की जाती क्योंकि हमको एग्जाम में पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं। पढ़ाई इसलिए की जाती है क्योंकि वो हमारे दिमाग का विकास करती है, हमारे दिमाग को खोलती है और उसको बहुत अडेप्टिव बनाती है, और नई चीजें हमको सीखने को मिलती है। पढ़ाई इसलिए जरूरी है। ठीक है, टिल देन बाय बाय।